हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं इंग्लिश की जितनी भी आपके टॉपिक्स हैं सबको हम एक क्विक रिवीजन के रूप में इस वीडियो को रखने वाले हैं, जिसमें कि आप सारी चीज़ों को डिस्कस हम कर लेंगे और एक रफ आइडिया आपको, एक पूरा जो है सारे ही चैप्टर्स का आइडिया आपको लग जाएगा और एक अच्छे खासा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, जो आपके इंग्लिश का जो पेपर है उसको दो पार्ट्स में आप कह सकते हैं, करेक्टराइज कर सकते हैं। एक ऐसा भाग है जिसमें कि आपको टीचिंग मेथड्स वगैरह के बारे में बताया गया है और दूसरा पार्ट आपका है जिसमें कि आपको ग्रामेटिकल पोर्शन आपका है। तो बेसिकली हम अभी जो है टीचिंग मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बाद हम ग्रामेटिकल पोर्शन को भी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपसे कभी कुल मिलाकर के आपके सिलेबस में 5 ही टीचिंग मेथड है, 5 या फिर 6 है, कुछ ही है। ठीक है, जैसे ग्रामर कम ट्रांसलेशन है, डायरेक्ट मेथड है, डॉक्टर वेस्ट है, बाइलिंगुअल है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। परंतु जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है वो आपके यही 2-3 मेथड हैं। ठीक है, डॉक्टर वेस्ट से थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन ही बनता है, तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, जो भी मतलब बनते हैं क्वेश्चन वो सारे को हम यहाँ पे इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे यही पूछ देता है कि बताइए कि टीचिंग मेथड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म टीचिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे 3 चीज़ें पूछता है भाई, टीचिंग मेथड, टीचिंग अप्रोच। ठीक है, अप्रोच भी आपसे पूछ सकता है और एक और चीज़ पूछ सकता है कि मेथड हो गया, अप्रोच हो गया, एक टेक्निक भी होता है। ठीक है, टेक्निक क्या होता है ये भी बताइए। तो 3 चीज़ें होती हैं, अप्रोच, टेक्निक और मेथड। तो बात करें दोस्तों कि टीचिंग का, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अप्रोच क्या होता है। अप्रोच मतलब होता है दोस्तों दृष्टिकोण। दृष्टिकोण यानी कि किसी भी चीज़ को देखने का तरीका, नज़रिया क्या है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग अप्रोच, तो मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसको हम किस प्रकार से देखेंगे, क्या उसमें हम मतलब उसको देखना हमको कैसे और किस प्रकार से हम लोगों को समझाएंगे। ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्या, अप्रोच कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब मीन बाय टर्म टीचिंग अप्रोच, तो आप कहें इज़ हाउ वी, किस प्रकार से हम चीज़ों को देखना, हाँ, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं उसी को मिल करके क्या बना होगा, आपका मेथड एक बना होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब बात आती है कि टेक्निक क्या होता है। तो टेक्निक का मतलब होता है दोस्तों कि भाई जो मेथड या फिर जो मेथड हम ना कहें, जो हम अप्रोच कहें। ठीक है, जो जो अप्रोचेज हमने देखी हैं, हम कह सकते हैं कि जो मेथड्स हमने देखा है उसको जब हम फॉलो कर रहे होते हैं क्लासरूम में, या फिर उसका जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम क्लासरूम में, ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि भाई हम उस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? जैसे हम कह सकते हैं कि टेक्निक इज़ एन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये एक एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, वास्तविक में उन चीज़ों का क्या है, मतलब कहा जा सकता है कि उनका यूज़ है, जिस प्रकार से हम उसको अपने चीज़ों के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेक्निक इज़ एन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इन द लैंग्वेज क्लासरूम। ठीक है, मतलब किसी भी लैंग्वेज के क्लासरूम में हम जब चीज़ों को, मेथड्स का या फिर अप्रोचेस जो भी हमने पढ़ा हुआ है किताबी भाषा में, उसको जब हम लगा करके और उसका हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेक्निक कहते हैं। ठीक है, ये दोनों आप समझ गए, टेक्निक और अप्रोच। अब बात आती है मेथड क्या होता है। तो मेथड होता है दोस्तों विधि। ठीक है, तो मेथड इज़ एन ओवरऑल प्लान, मतलब ये आप कह सकते हैं कि अप्रोच और टेक्निक का जो एक प्लान होता है, प्लान मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि पहले आप नक्शा वगैरह बनाते हैं, ठीक है, घर बनाने जाते हैं तो घर का एक प्लान बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं ना, तो उसी प्रकार से नक्शा होता है। मेथड जो है एक नक्शा होता है। ठीक है, तो नक्शा जब भी होगा तो कुछ लिखित चीज़ें होंगी, बात समझ आ रही है, या फिर कुछ ऐसा मतलब जैसे कि रिटर्न कुछ होगा। ठीक है, तो मेथड इज़ एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, मतलब किसी भी लैंग्वेज मेथड उसका प्लान है, मतलब उसको हम जब प्लानिंग करते हैं भाई हमको कैसे कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, उसको लिख करके हमने प्लान कर लिया। और टेक्निक क्या है, उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, जब क्लासरूम में जा करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे बच्चों को या फिर किसी भी जो भी लर्नर है उसको हम सिखाने के लिए उस मेथड्स का यूज़ कर रहे होंगे, वास्तविक में प्रैक्टिकल कर रहे होंगे उसके साथ, तो हम उसको कहेंगे क्या कि हम उस टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आसान सा था और इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो टीचिंग मेथड्स आपको पढ़ना है वो है आपके डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डॉक्टर वेस्ट मेथड।
ठीक है, आइए चलिए धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है आपसे पूछता है अगर, तो डायरेक्ट मेथड में दोस्तों आप जान लीजिएगा कि ऐसा कोई मेथड, देखिए डायरेक्ट नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब कि जिस भाषा का है उसी भाषा में हम टीचिंग कराएं या फिर उसी भाषा में लोगों को समझा दें। जैसे अगर अंग्रेजी का ग्रामर हम किसी को सिखाना है हमें, तो हम उसे अंग्रेजी भाषा में ही समझाते हो। तो वही आप यहाँ पे कह रहा है कि इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग होती है। जो भी चीज़ जिस भाषा में है उसी भाषा में हम समझाएंगे। ठीक है, हिंदी समझा रहे हैं, हिंदी को हिंदी भाषा में समझाएं तो उसको हम कहेंगे हिंदी टू हिंदी टीचिंग, या फिर हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी टू हिंदी मतलब लैंग्वेज टू लैंग्वेज टीचिंग इसमें होती है। ठीक, और चूंकि इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग हम कहेंगे। ठीक है, तो इसका एम जो होता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग होता है। ठीक, ओरिजिन इसका कहाँ पे है, मतलब कहाँ से ये निकल कर के आया है, किस देश से आया है, तो ये जो है फ्रांस से होकर के आया है। ठीक है, फ्रांस से इसकी ओरिजिन है, वहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका जो प्रिंसिपल होता है वो जर्मनी से लिया गया है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि इसका प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया है, तो प्रिंसिपल इसके जो है जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन इसकी ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुई है, इसके ओरिजिन जो है फ्रांस से हुई है, और प्रिंसिपल यानी कि इसके जो सिद्धांत लिए गए हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें होता क्या है दोस्तों डायरेक्ट मेथड में कि जो भी टीचर होता है वो आपके सेंटेंसेस को पढ़ता है। ठीक है, जो भी आपको बताने वाला इंसान होता है वो पूरे एक पैराग्राफ को जो भी आपको समझाना है उसको पढ़ेगा और उसको अपने भाषा में समझा देगा। तो जब पढ़ करके समझा रहा होगा तो वो जो है एक सेंटेंस पढ़ लिया और उसके मन में आइडिया हो गया कि भाई ये चीज़ आपको बताना है, और उसको फिर से आपको बोल करके उसी लैंग्वेज में, उसके थोड़ा आसान भाषा में। ठीक है, आसान भाषा का मतलब ये नहीं कि भाषा चेंज हो गया, इंग्लिश का इंग्लिश में सिखाएगा, परंतु थोड़ा सा उसको उसके शब्दों को आसान कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कुल ये है कि वो पूरे एक सेंटेंस को पढ़ रहा होता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट या फिर इसकी इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, सेंटेंस हो जाएगी। याद हो गया। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है सेंटेंस, ओरिजिन होता है फ्रांस से, प्रिंसिपल है प्रिंसिपल इसका जर्मनी से लिया गया है, और एम होता है इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग पे। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो मेथड का यूज़ होता है, इसमें जो है आगमन विधि का यूज़ होता है, आगमन या फिर इंडक्टिव मेथड का इसमें यूज़ होता है। और इसमें मेन फोकस अक्सर पूछा जाता है कि इसमें मेन फोकस किस पे होता है, तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे मेन फोकस होता है। ठीक है, बोलने और सुनने पे मेन फोकस होता है। लिखने और मतलब लिखने और कह सकते हैं कि भाई रीडिंग और राइटिंग पे इसमें कोई मतलब ज़्यादा उतना नहीं होता है। ठीक है, पढ़ने और लिखने पे मतलब नहीं होता है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे जोर दिया जाएगा यानी कि जाहिर सी बात है कि जो भी इंसान का जो स्पीकिंग एबिलिटी होगा वो सही होगा, तो इसका एक मेरिट्स भी हो जाएगा। ये मेरिट का मतलब इसकी खूबी भी हो जाएगी कि भाई इसमें स्पीकिंग पे जोर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब वही लिखा हुआ है कि देखिए डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इसका नाम याद रखिएगा कि डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड कहते हैं। नेचुरल मेथड क्यों कहते हैं कि जो भी इसमें जो पढ़ाया जाता है चीज़ें, ठीक है, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो उसी लैंग्वेज में पढ़ाई जाती हैं। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश का इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, यानी कि इंग्लिश का इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि नेचुरल मेथड का हम यूज़ करके भाई हम उसी लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, यानी उस जो लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश को अपने नेचुरल फॉर्म में रहने दे रहे हैं, जो उसका नेचुरल फॉर्म है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इंग्लिश का इंग्लिश में ही समझा दे रहे हैं, तो इसी कारण इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है कई सारे कल्पनाओं पर आधारित होता है। जैसे कोई भी इंसान पढ़ करके आपको चीज़ें समझा रहा होगा तो भाई पहले वो कल्पना करेगा कि आपको ऐसे ऐसे बता दिया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो वही चीज़ें यहाँ पे है। ठीक, चलिए तो ये इसके जो है कुछ दोस्तों पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने थे। अब इसके बात करते हैं कुछ मेरिट्स की। ठीक है, इसकी मेरिट्स क्या है दोस्तों, इसमें जो है आपके कहा जाए कि बेसिकली आपका जो आपका लिसनिंग स्किल है और स्पीकिंग स्किल है वो तो डेवलप होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ थोड़े बहुत आपके कहा जा सकता है भाई स्पीकिंग स्किल तो ज़्यादा डेवलप होता है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी के भी जो आपके राइटिंग और रीडिंग का स्किल है थोड़ा बहुत वो भी डेवलप होता है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये इसकी जो है मेरिट है। ये देखिए ये मेरिट में नहीं आएगा, अगर मेरिट में पूछता है तो हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनेशन, ये मेरिट में नहीं आएगा, ये इसका डीमेरिट है। ठीक है, जो मतलब मान के चलिए डीमेरिट इसकी ये खूबी तो नहीं होगी ना कि भाई ज़्यादा मेहनत लग रहा है, तो खूबी नहीं है ये, इसकी खामी है ये कि भाई उस पर ज़्यादा मेहनत लगता है समझाने में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई इसकी मेरिट क्या होती है, इसकी खूबी ये होती है कि सारे स्किल का डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ फ्लुएंसी आती है, स्पीकिंग की फ्लुएंसी आती है। फ्लुएंसी मतलब आप समझ सकते हैं ना, फ्लो में। ठीक है, तेज़ी के साथ इंसान बोल सकता है, जो तेज़ी के साथ बोलेगा तो ग्रामर वगैरह पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस कारण
ये इसकी एक खामी भी है कि इसमें ग्रामर पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। उस पर अभी खामियों में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो आप जान लीजिए कि इसकी एक खामी भी होती है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं दोस्तों, जो स्टूडेंट होते हैं वो चूँकि इंग्लिश में पढ़ना धीरे धीरे वो तेज़ हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब इसकी खूबियाँ हैं। क्या स्टूडेंट एक्टिव हो जाता है, फ्लुएंसी आ जाता है, स्पीकिंग आप कह सकते हैं कि फ्लुएंसी ऑफ स्पीकिंग आ जाता है, ठीक है। और रीडिंग राइटिंग, आपका रीडिंग राइटिंग स्किल तो थोड़ा कम डेवलप होता है, लेकिन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल आपकी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो ये सब आपके इसके खूबियाँ थी। अब इसके जो है खामियों पे आ जाते हैं। तो खामियाँ क्या हैं? सबसे पहले बात कि हार्ड वर्क होता है एक्सप्लेनेशन के लिए। दूसरा चीज़ ये भी इसकी खामी है कि कोई ऑर्डिनरी टीचर इसको नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। टीचर अच्छे टीचर होने चाहिए, क्योंकि भाई इंग्लिश का चीज़ें इंग्लिश में पढ़ करके और इंग्लिश में बोल करके समझाना है, तो अच्छे टीचर होने चाहिए। टीचर जो है अच्छा चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट टीचर तो होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है कह सकते हैं कि भाई इसमें टाइम टेकिंग होता है और इसमें हार्ड वर्क भी है, समझाने में हार्ड वर्क भी है। और साथ ही साथ रीडिंग और राइटिंग पे फोकस उतना नहीं किया जाता है। ये भी इसका एक बखूबी या फिर आप कह सकते हैं कि इसका एक खामी है। क्लियर? चलिए, समझ गए होंगे आप। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये आपका कुल मिलाकर के आपका डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो आप लिख देंगे फ्रांस। प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया, इसका सिद्धांत कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया है। एम क्या होता है, मतलब किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग पे किया जाता है। इसका यूनिट या फिर इकाई क्या है, तो सेंटेंस है। कौन से विधि का यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड में, तो आगमन विधि का या फिर इंडक्टिव मेथड का। और इसका मेन फोकस स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे होता है। बात समझ में आ रही है? यही सब ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट मेथड जो हमारा आएगा वो होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम आपको बाइलिंगुअल मेथड से पहले इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जो है आपका उसके पहले आता है, ठीक है। चलिए, तो ग्रामर देखिए, उसमें क्या था कि डायरेक्ट मेथड में क्या था कि इंग्लिश की चीज़ें इंग्लिश में ही बताई जा रही थी। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है ग्रामर ट्रांसलेशन। जब एक भाषा के ग्रामर को दूसरे भाषा के ग्रामर में या फिर एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करके बताई जाए। मतलब कहने का मतलब भाई इंग्लिश सिखाना है तो इंग्लिश को हम हिंदी में समझाएंगे, इंग्लिश को कन्वर्ट करके हिंदी में समझाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, आपका डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग होता है और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड भी इसको कहते हैं और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका इंग्लिश टू हिंदी टीचिंग होता है। तो आपका मेन फोकस पूछेगा तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश टू हिंदी टीचिंग होता है। अच्छा, इसका कुछ अन्य नाम भी है, जैसे इसको ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं, क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं और इसको पॉपुलर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से, जैसे कि आप प्राइमरी स्टेजेस पे या फिर आप कहीं पे भी मान लीजिए पढ़ाते हैं, बेसिकली आप कहा जाए इंडिया में और किसी भी ऐसे देश में जहाँ पे के लोग जो है अपनी मदर टंग जानते हैं, तो उसको समझाने के लिए ये मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो भी इंसान मान के चलिए वो इंग्लिश नहीं समझता है, ठीक है, या फिर कोई भी लैंग्वेज जिसको सीखना है वो नहीं समझ रहा है, ठीक है, तो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर करके उसको जो है अनुवाद करके अपने उसके नेटिव लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज वो समझ पाता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं समझ पाता है लेकिन हिंदी तो समझ पाता है, तो इंग्लिश की चीज़ों को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके उसको बता दिया जाएगा तो वो समझ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड बहुत पहले से यूज़ होते आता है और प्राइमरी स्टेज पे इसका बहुत यूज होता है। बच्चों को, छोटे बच्चों को हम इंग्लिश की चीज़ें हिंदी में कन्वर्ट कर करके बताते हैं कि ऐसा लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है, ये लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो वर्ड बाय वर्ड, जैसे कि मान के चलिए हम बच्चों को बताते हैं ना कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है माई बॉल इज़, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, आई थ्रू माई बॉल या फिर आई हैव ए बॉल, तो बच्चों को बताते हैं कि आई का मतलब ये होता है, आई का मतलब मैं, हैव का मतलब ये होता है, बॉल का मतलब ये होता है, तो ऐसे समझाते हैं। तो एक एक शब्दों को समझाते हैं, क्योंकि इस कारण से इसका जो बेसिक यूनिट हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका बेसिक यूनिट हो जाएगा क्या, वर्ड हो जाएगा, छोटे छोटे शब्द हो जाएंगे और शब्दों से मिला करके हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कि पहले शब्दों को, एक एक शब्दों को हम समझाते हैं तो इसका बेसिक यूनिट हो जाएगा क्या, वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस पर फोकस जो है बेसिकली किस पे किया जाता है, ज़्यादा टारगेट किस पे किया जाता है, तो रीडिंग, राइटिंग और रूल्स ऑफ ग्रामर पे भी इस पे जो है ध्यान दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली इसका फोकस जो होता है रीडिंग और राइटिंग पे होता है। डायरेक्ट मेथड में किस पे था, स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे था, ठीक है। याद, बात समझ में आ रही है ना। चलिए, अब इसका जो डायरेक्शन होता है वो नोन टू अननोन होता है। नोन टू अननोन का मतलब कि भाई जो भाषा हमको नहीं पता है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम चीज़ों को
पढ़ करके और अननोन लैंग्वेज को, मतलब जो हमको नहीं पता है उसको हम, मतलब जैसे मान के चलिए हमें हिंदी तो पता है ना, तो हिंदी मतलब हिंदी का ज्ञान हम ले करके या फिर अंग्रेजी का जो लैंग्वेज है उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर करके और हम इंग्लिश का ज्ञान ले लेते हैं। मतलब नॉन लैंग्वेज के जो लैंग्वेज हमको पता है, हमको जिससे हम फेमिलियर हैं, जो हमको आती है, उससे हम उसको मतलब उसके थ्रू हम उसका हेल्प ले करके हम दूसरे लैंग्वेज को हम सीख लेंगे, जो भी हमारी टारगेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका हो जाता है क्या, ये इसका डायरेक्शन है, या फिर इसका ये कहा जा सकता है कि इसमें इसका जो है ये डायरेक्शन ही आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रही है। और अब हम देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कुछ इसके पॉइंट्स भी हैं। जैसे लिखा हुआ है टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट, वही तो मैंने आपको बताया कि एक एक सेंटेंसेस को पढ़ता है और शब्दों को, एक एक शब्दों को ट्रांसलेट कर करके आपको बता देता है। ठीक है, वही चीज़ है, बात समझ में आ रही है? वही चीज़ बार बार उसको लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। अब इसकी कुछ मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स का मतलब इसकी खूबियाँ क्या है, तो लिखा हुआ है हिंदी ऑन द रूल ऑफ ग्रामर। ठीक है, देखिए ये छोड़िए, ये दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है ये टाइम सेविंग होता है, और टाइम सेविंग होता है, और साथ ही साथ क्या कह सकते हैं कि हाईली क्राउडेड क्लास, मतलब इसमें जो है टाइम सेविंग भी होता है और हम बहुत सारे लोगों को एक साथ भी हम पढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई हमको दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि कोई कॉमन टीचर भी इसको पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपर्ट टीचर की ज़रूरत है, तो ये भी इसकी एक खूबी है। ठीक है, उसके बाद कहने का मतलब कि इसमें मदर टंग का भी जो है यूज़ होता है। ठीक है, मदर टंग यानी कि मातृभाषा का भी यूज़ होता है, या फिर जो भी लैंग्वेज हम जानते हैं उसका भी यूज़ होता है। रीडिंग स्किल का डेवलपमेंट होता है, ये भी आपका एक इसकी मेरिट्स है। ठीक है, कई सारे इसके मेरिट्स हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद डीमेरिट्स क्या क्या हैं कि भाई ये धीरे धीरे अब जो है ऑब्सोल्यूट हो रहा है। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है अपरिचालित। अपरिचालित मतलब अब धीरे धीरे चलन से जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उसमें क्या कहा जाता है कि 24 घंटा इंग्लिश बोलिए। 24 घंटा इंग्लिश का मतलब भाई एटलीस्ट जितने देर आप यहाँ पे हैं, स्कूल में हैं, उतने देर तो आप जो है इंग्लिश में बात ही कीजिए। तो मतलब कहने का मतलब कि इंग्लिश टू हिंदी वाला जो सिस्टम था वो चला गया, अब जो है इंग्लिश का इंग्लिश में ही हो रहा है। इस कारण से थोड़ा सा अपरिचालित हो गया है, ऑब्सोल्यूट हो गया, पुराना हो गया है। ठीक है, ऑब्सोल्यूट होता है ये OBSOLET, ऑब्सोलीट इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा हुआ है नो फोकस ऑन स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। कांट प्लेन या एंड ट्रांसलेट एवरीथिंग, मतलब सारी चीज़ों को हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, हर एक वर्ड बाय वर्ड को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इसको हम अननेचुरल मेथड भी कहते हैं, या फिर अननेचुरल मेथड है, ये भी इसकी एक क्या है, खामी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने दो मेथड पढ़ लिया। कौन कौन सा? एक पढ़ा हमने डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या था, इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग हो रही थी। फिर हमने पढ़ा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें कि इंग्लिश का चीज़ें हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया जा रहा था, मतलब इंग्लिश टू हिंदी टीचिंग हो रही थी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है दोस्तों कि इंग्लिश पढ़ना है तो हम दोनों भाषा में, जैसे नोन और अननोन दोनों का यूज़ करके, जैसे कुछ चीज़ें हम आपको इंग्लिश में बता दें, कुछ चीज़ें हिंदी में बता दें। ठीक है, बाइलिंगुअल का मतलब दो लैंग्वेज, बाई मतलब दो और लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, मतलब दो लैंग्वेज का यूज़ करके हम जब किसी चीज़ को सीखते हो तो उसको हम कहते हैं बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, चलिए इससे अक्सर क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए बाइलिंगुअल मेथड का खोज किसने किया था? तो वो किया गया था CJ डॉटसन के द्वारा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि जो आपका बाइलिंगुअल मेथड है, या फिर ऐसा पूछता है आपसे क्वेश्चन कि आपके डायरेक्ट मेथड और ग्रामर क्रम ट्रांसलेशन मेथड के बीच की कड़ी कौन सा मेथड होता है? तो ये जो है आप जान लीजिएगा कि बाइलिंगुअल मेथड जो होता है वो आपके डायरेक्ट मेथड और ग्रामर क्रम ट्रांसलेशन मेथड के बीच में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग होता है और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इंग्लिश टू हिंदी टीचिंग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इंग्लिश की चीज़ों को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके पढ़ते हैं। तो क्या हो गया, दोनों के बीच में आ गया कि नहीं आ गया? इंग्लिश टू हिंदी के बीच में ये आ गया कि इंग्लिश टू इंग्लिश और हिंदी दोनों में करके पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? बाइलिंगुअल। तो इसको कहते हैं बीच की कड़ी, किसके? डायरेक्ट मेथड और आप कह सकते हैं कि आपका ट्रांसलेशन मेथड के, ग्रामर क्रम ट्रांसलेशन मेथड के। तो इसके खोजकर्ता थे CJ डॉटसन, याद रखिएगा। इसकी यूनिट भी आपकी सेंटेंस होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है आपका लिखा हुआ है मेथड इन विच 2 लैंग्वेजेस आर यूज्ड, ये तो आप समझ ही गए। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड ग्रामर मेथड, इन दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और
लिखा हुआ है कि इसमें वर्ड टू वर्ड टीचिंग जो है, ऐसा नहीं है कि शब्द हर एक शब्द को ट्रांसलेट करके बताया जाएगा, हर एक शब्द को नहीं बताया जाता है, ठीक है। जहाँ पे मतलब इंग्लिश की चीज़ें इंग्लिश में समझ सकते हैं बच्चे, उसको इंग्लिश में समझा दिया जाता है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं कि आप जहाँ पे आप तो वर्ड का मतलब जानते हैं, मतलब जिस चीज़ का मतलब कहने का मतलब कि जिस चीज़ को आप जैसे समझ लें उस प्रकार से हम समझाने की कोशिश किया जाता है इस मेथड में, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इसका जो मेन फोकस या फिर इसका जो मेन यूज़ होता है दोस्तों, वो किस में होता है, प्रेजेंटेशन बनाने में होता है, प्रैक्टिस करने में होता है, और जो है आपका प्रेजेंटेशन के प्रैक्टिसेस करने में इसका मेन यूज़ होता है। और इसके बहुत ज़्यादा खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे इसमें टाइम और लेबर का भी सेविंग होता है, मतलब समय कम लगता है, ठीक है। साथ ही साथ मेहनत कम लगता है, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया बार बार, तो मैं बता देता हूँ। ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो का मतलब होता है सुनना, विजुअल मतलब देखना, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हम सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। जैसे आजकल के जानते हैं आप कि स्मार्ट क्लास का ज़माना है। स्मार्ट क्लास में क्या होता है, प्रोजेक्टर लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है, उस पर आपको चीज़ें दिखा करके और सुना करके बताई जाती हैं। तो ये सब जो आपके कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, आपका टीवी हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, ये सब जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये सब आपके किस में आते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स में आते हैं। क्लियर, तो वही आप लिख देंगे। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑडियो विजुअल एड्स हो, ये भी इसकी एक मेरिट्स हैं, ठीक है। और ऐसे कई सारे इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेन टीचर भी हों इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मतलब ये सब इसमें इसकी खूबियाँ हैं। अब इसकी खामियाँ भी ऐसे ही होंगी कई सारी, ठीक है। तो खामियाँ क्या होंगी कि भाई इसमें जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें किस चीज़ पे मतलब कहने का मतलब कि बहुत अच्छे से इसको नहीं एक्सप्लेन की, मतलब एक्सप्लेनेशन तो अच्छा होता है, परंतु बहुत उतना अच्छा जो है कह सकते हैं कि मतलब आपका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कभी कभार नहीं बन पाता है। तो यही सब आपके कुछ खामियां भी हो जाएंगी, आप इसको बना करके लिख सकते हैं। क्लियर, तो आपके ये 3 मेथड समाप्त हो गए। आखिरी जो मेथड आता है वो आता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है दोस्तों, कम्युनिकेटिव अप्रोच नाम से पता चलता है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट मत करना मतलब आपस में एक दूसरे से बातचीत करना, बोली व्यवहार करना, ठीक है। तो जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी लैंग्वेज को हम किसी आपस में बोल चाल करके और हम सीख जाते हैं या फिर सिखा देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। जैसे कि स्कूलों में, अभी मैंने जस्ट बोला कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में क्या किया जाता है, बोला जाता है कि आप दिन भर या फिर जितने देर तक आप स्कूल में हैं उतने देर तक आप इंग्लिश में बात कीजिए। वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, तो आप धीरे धीरे उस लैंग्वेज के बारे में सीख जाएंगे। कुछ गलतियाँ करेंगे, कुछ सही करेंगे, और लेकिन धीरे धीरे गलती करते करते आप सीख जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इस कारण से मतलब कम्युनिकेशन बेस्ड होता है ये, ठीक है। और जब मान लीजिए कोई ऐसा एक इंसान है जिसको पता है, जैसे मान लीजिए टीचर अगर आपको सिखा रहा है वही चीज़ और आपको इंग्लिश में बात कर करके अच्छे से समझा रहा है, तो एक अच्छी जो है आपको अंडरस्टैंड कैसे वो बोल रहा है, कैसे जो है क्या कर आप जब बात कर रहे होंगे टीचर से, तो आप तुरंत, अगर आपके मन में कोई डाउट आया, ठीक है, टीचर ने कुछ बोला, अगर आपके मन में डाउट आया तुरंत आप उससे पूछ भी सकते हैं कि भाई बताइए ये चीज़ में हमको डाउट आ रहा है सर, ठीक है। तो ये सब इसके जो है क्या हो जाती हैं, एडवांटेजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप चीज़ों को पूछ सकते हैं तुरंत, तो इस कारण से ये क्या हो जाता है, लर्नर सेंटर्ड हो जाता है, ठीक है। लर्नर के ऊपर मतलब ये सेंटर्ड हो जाता है। जो ऊपर के जो मेथड्स थे, जैसे कि आपका कहा जाए कि आपका ये वाला जो मेथड था, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वगैरह, ये आपके जो है टीचर सेंटर्ड होता है, या फिर जो भी आपका सिखाने वाला व्यक्ति है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो सीखने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करेगा। जो भी सीख रहा है वो अपने हिसाब से कितना भी जितना चाहे उतना क्वेश्चन पूछ करके, या फिर जितना चाहे उतना जो है अपने हिसाब से क्लासरूम को ढाल सकता है। बस समझ आ रही है। तो लर्नर सेंटर्ड होता है, ये भी इसकी एक एडवांटेज है, ठीक है। और फ्लुएंसी पे इसका प्राइमरी ग्रोथ होता है। भाई आपको जो है दिन भर बुलवाया क्यों जाता है इंग्लिश, ताकि आप अच्छी से आपको फ्लुएंसी हो जाए, आप अच्छे से बोल पावें, ठीक है। ये सब इसका जो है आप कह सकते हैं कि एडवांटेजेस होता है। ऐसे ही कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे इस पर कुछ जब फ्लुएंसी जब आपकी सही की जाती है कि आप फ्लो में बोलिए चीज़ों को, तो आप कभी कभार गलत भी करते हैं। जब आप बहुत तेज़ी के साथ कुछ चीज़ों को बोलते हैं तो गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो गलतियाँ हो जाती हैं यानी कि एरर का करेक्शन इसमें मतलब एरर आ जाते हैं, जिसके करेक्शन पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। हाँ, अब चलिए भाई गलती सही कुछ भी बोलना है, लेकिन बोलते जाइए, फ्लुएंसी में बोलते जाइए, ऐसा बोला जाता है कि धीरे धीरे आपको फ्लुएंसी आ जाएगी और आप जो है करेक्शन भी उसका करना सीख
सीख जाएंगे तो आप करेक्ट बोलने लगेंगे। तो थोड़ा सा उतना करेक्शन पे जोर नहीं दिया जाता है, ये भी आपका जो है इसमें क्या है, इसका एक खूब डिसएडवांटेज है। और साथ ही साथ रूल ऑफ ग्रामर पे भी ध्यान उतना नहीं दिया जाता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे दोस्तों आपके ये चारों मेथड्स खत्म होते हैं। अब हम जो है ग्रामर की चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। यही सब क्वेश्चंस आपसे अक्सर करके पूछे जाते हैं। चलिए, कंजक्शन आप देख सकते हैं लिखा हुआ, ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्यों को, शब्दों को या फिर उपवाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब द वर्ड्स विच ज्वाइंस टू वर्ड्स या फिर टू क्लॉजेस। क्लॉजेस का मतलब आप जानते हैं ना, उपवाक्य होता है, उपवाक्य या फिर वाक्यांश भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और क्लॉजेस और सेंटेंसेस। मतलब दो वाक्यों को या फिर दो शब्दों को या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ते होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, जैसे राम एंड रेणुका आर रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। राम और रेणुका या फिर अंकिता, यहाँ पे लिखा हुआ है राम और अंकिता जो है क्या कर रही हैं, न्यूज़पेपर रीड कर रही हैं। तो एंड यहाँ पे क्या है दोस्तों, एंड जो है राम और अंकिता को जोड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ वेट हियर टिल द बेल रिंग्स, तो टिल क्या हो जाएगा, टिल यहाँ पे कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप प्रीपोजिशन भी इसको कह सकते हैं, लेकिन यह कंजक्शन के रूप में भी काम कर रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ दो चीज़ों को जोड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एंड, बट, सो, देयर, देयरफॉर और अदरवाइज, नाइदर और, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब आपके जो है सब क्या होते हैं, आपके कंजक्शंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछता है कि काइंड ऑफ कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, ठीक है। ऐसे कई सारे होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। एक तो हमको जानना है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, जो दो चीज़ों को जोड़ रहा होता है। जैसे ऐसे कंजक्शन जो दो समान पद वाले शब्दों या फिर वाक्यों को जोड़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना, मतलब जोड़ना। तो कहा जाता है ना कि थोड़ा सा मैं क्लास चलाने जा रहा हूँ, आप लोग कोऑर्डिनेट कीजिएगा। कोऑर्डिनेट मतलब भाई हमारे साथ साथ चलिएगा, हमारे साथ में साथ मिलाइएगा। कोऑर्डिनेट करना मतलब साथ में साथ मिलाना। तो वही मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या हो जाएगा, मतलब समान पद वाले शब्दों को जो जोड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे। जैसे आई वेंट टू बाजार एंड ब्रॉट सम बुक्स, मतलब मैं बाजार गया और वहाँ से कुछ जो है क्या खरीदा, बुक्स खरीदा। तो एंड यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेटिंग, एंड मतलब बाजार गया और वहाँ से कुछ खरीदा, बाजार से खरीदा, तो कुछ समान पद है, ठीक है। और इनको जो है एंड जोड़ रहा है तो एंड क्या कहा जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लिखा हुआ आइदर यू गो बाई ट्रेन और बाई बस, या तो ट्रेन से चले जाओ या फिर बस से चले जाओ। तो ये भी आपका क्या है, जोड़ रहा है, समान पद को जोड़ रहा है, तो ये आपका क्या कहा जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाएगा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप, जैसे एक नोट लिखा हुआ है कि अकेले प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन जैसे कि एंड, बट, सो, देयर और अदरवाइज, जेट, ये सब आपके जो होते हैं क्या होते हैं, आपके अकेले प्रयुक्त होते हैं। जैसे एंड को हम क्या कहते हैं, और कहते हैं, जैसे राम एंड श्याम, मतलब राम और श्याम, ठीक है। बट किंतु आप सभी जानते होंगे, सो इसलिए, देयरफॉर भी इसलिए होता है, ठीक है, कारण भी व्यक्त करता है दोनों, देयरफॉर और सो दोनों इसलिए ही होता है। और का मतलब आप जानते हैं या फिर अथवा के रूप में प्रयोग होता है। अदरवाइज का अन्यथा के रूप में प्रयोग होता है। अदरवाइज का मतलब ये होता है अन्यथा, ठीक है। और यट का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। तो कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो अकेले प्रयुक्त होते हैं और कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। तो जोड़े में प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से हैं, देखिए जल्दी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जोड़े में प्रयुक्त होने वाले, जैसे आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है, ये सब हमेशा जो है जोड़े में प्रयोग होते हैं। जैसे मतलब जोड़े में जब प्रयुक्त होंगे, जैसे इसका अगर कुछ एग्जाम्पल बोला जाए तो मतलब जैसे आप अलग अलग कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब आप सभी जो है इसके एग्जाम्पल्स आप जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप एग्जाम्पल में अगर बोलूँ तो एक एग्जाम्पल चलिए मैं ले लेता हूँ। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आइदर सी और आई विल प्ले द क्रिकेट, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आइदर सी और आई विल प्ले द क्रिकेट, या मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि या तो वो या तो मैं जो है क्या खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। आइदर सी और आई विल प्ले द क्रिकेट, या फिर आइदर महेश और दे आर प्लेइंग, ठीक है। तो ये सब आपका आइदर और का प्रयोग, मतलब या तो वो या तो मैं, आइदर सी और आई, या तो वो या तो मैं क्या क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। तो आइदर और आर का हमेशा जो है एक साथ प्रयोग होता है। ऐसे ही नाइदर नॉर, मतलब ना तो वो ना तो मैं, कोई नहीं खेलेगा।
ठीक है। आइदर और का मतलब या तो वो या तो मैं, ऐसा कुछ होता है, या तो या मतलब या तो वो मैं नहीं, मतलब या का प्रयोग करने के लिए या तो ये, ठीक है, तो आइदर और का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और नाइदर नॉर का ना ही तो ये और ना ही तो दूसरा वाला कोई, जैसे कि आप कह सकते हैं नाइदर सुरेश नॉर रमेश इज गोइंग टू दिल्ली, मतलब ना ही सुरेश जा रहा है दिल्ली, ना ही रमेश जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, नाइदर सुरेश नॉर रमेश इज गोइंग टू दिल्ली। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर ये कहना है कि दोनों जा रहे हैं, जैसे रमेश और सुरेश दोनों जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, रमेश एंड सुरेश बोथ आर गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, बोथ एंड। या फिर ऐसे आप कह सकते हैं कि बोथ रमेश एंड सुरेश, ऐसे भी आप कह सकते हैं भाई, बोथ और एंड, पहले बोथ का प्रयोग करेंगे, बोथ रमेश एंड सुरेश आर गोइंग टू दिल्ली, इसको आप कह सकते हैं आर गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। मतलब रमेश और सुरेश दोनों कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। बोथ रमेश एंड सुरेश आर गोइंग टू दिल्ली, बोथ रमेश या फिर बोथ राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली। बात समझ में आ रही है। तो जब ऐसा होता है, जब दोनों को जाना होता है, देखिए आइदर और का मतलब या तो ये या तो वो, या ये या वो, ऐसा कुछ। नाइदर नॉर आप रीजनिंग पढ़ते होंगे, रीजनिंग में लिखा रहता है, आप कंडीशन देखते होंगे, ठीक है, अगर आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो उसमें लिखा रहता है या तो ऑप्शन एक सही है या तो दूसरा सही है, या दोनों नहीं सही है, ऐसा नहीं दिया रहता है। तो वही चीज़ आइदर और का मतलब या तो एक, या तो ये या तो वो, ठीक है। नाइदर नॉर ना एक ना दूसरा वाला, ठीक है, कोई नहीं। बोथ का मतलब भाई दोनों आपका, या तो मतलब बोथ एंड, मतलब राम और श्याम दोनों जा रहे हैं, बोथ राम एंड श्याम आर गोइंग, या फिर मतलब कहने का मतलब कि बोथ का मतलब दोनों हो रहा होगा, तो ठीक है। नॉट ओनली का मतलब कि ना ही केवल राम बट ऑल्सो श्याम इज ऑल्सो गोइंग, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये दोनों सेम ही है, एक ही में है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ही में है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ना, ऐसा नहीं है कि केवल राम ही जा रहा है, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम इज गोइंग टू दिल्ली, मतलब ना ही केवल राम, श्याम भी जो है कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, या फिर ऐसे आप कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब इसका मीनिंग निकल करके सामने आता है, ठीक है। तो ये कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे। ऐसे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, जब दो उपवाक्यों को जोड़ने में इसका प्रयोग होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग आप देख सकते थे क्या लिखा हुआ था, जब दो समान पदों को जोड़ना था तो कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं, और जब दो उपवाक्यों को जोड़ना होता है तो उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, ही रोट दैट ही वॉज नॉट कमिंग इन जून, ठीक है, वेट हियर टिल आई रिटर्न, ऐसा कुछ, ठीक है, वेट हियर टिल आई रिटर्न, या फिर ही रोट दैट ही इज़ नॉट कमिंग इन जून, मतलब उसने यह लिखा है कि वो जून में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कहने का मतलब, तो जैसा कि दोस्तों इसको अगर पहचानना हुआ तो इसमें देखिए क्या क्या प्रयोग होता है, जैसे डैट, आफ्टर, बिकॉज, ठीक है, ऑल दो, ठीक है, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, वाइल, इन सब का प्रयोग होता है। कई सारे हैं, फिर से मैं बोल देता हूँ, जैसे कि आप लिख सकते हैं इसको, आफ्टर, बिकॉज, डैट, दो, ऑल दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, वाइल, इन सबों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही रोट डैट, उसने यह लिखा, ठीक है। ही रोट आपका एक उपवाक्य हो गया, और लिखा क्या कि ही वॉज नॉट कमिंग, ये भी आपका एक उपवाक्य हो गया, इन दोनों को जोड़ा गया, ठीक है। तो क्या बन गया, डैट, मतलब डैट से जोड़ा जा रहा है, तो डैट एक आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। तो कहने का मतलब डैट, बिकॉज, ये सब अगर लगा हो, ऑल दो, टिल, बिफोर, तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसको हम कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे लिखा हो, जैसे विच का मतलब जब होगा, टिल का मतलब तक होगा, ये सब लिखा हुआ है, आप इसको एक बार देख सकते हैं, एक बार इस पर गो थ्रू हो जाइए। बिफोर का पहले, आफ्टर बाद में, एज सून एज, जो कहते हो मतलब एज सून एज ही विल कम आई विल गो देयर, मतलब जैसे ही वो आता है मैं चला जाऊँगा, ज्यों ही वो आया मैं तुरंत निकल जाऊँगा, ठीक। बिकॉज वगैरह का, अनलेस का, डैट, सो, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इन सबों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब होता है। अब इसमें भी कई सब उपभेद हैं, उपभेद को आपको नहीं जानना, जैसे आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम, रीजन, ये सब होता है, तो ये सब आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस आपको इतना ही जान लेना था, और इसके बारे में इसका यूजेस कुछ पढ़ लेना था, ठीक है। तो कुछ यूजेस आप इसको देख लेंगे क्वेश्चंस के रूप में, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम सेंटेंसेस के रूप में सेंटेंसेस को जानते हैं। सेंटेंसेस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो बहुत ज़्यादा इस पर हम डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। सेंटेंस हम किसको कहते हैं, आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स द कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस, मतलब कई सारे शब्दों को के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह होना चाहिए, ठीक है, सार्थक, उसका कुछ अर्थ निकलता हो, बिना अर्थ का नहीं। जैसे मैं अगर कह दिया कि खाना खाया मैं तब, तो गलत हो जाएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि तब मैं खाना खाया, या फिर मैंने खाना खाया, तो
ये एक सार्थक है भाई, तब मैंने खाना खाया या फिर मैंने खाना खाया, ये एक सार्थक वर्ड मतलब सार्थक इसका मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का समूह जिसका अर्थ निकलता है उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। सेंटेंस के भेद की बात करें तो 3 भेद होते हैं बेसिकली, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है आपको, कैसे एक को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं ये भी मैंने बताया है। सिंपल सेंटेंस बेसिकली बात करें दोस्तों तो इसमें केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे वर्ब या फिर ऐसे क्रिया जो कि नंबर यानी कि वचन और भी प्लेस या फिर पर्सन के हिसाब से खुद को बदल देते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से आप खुद के रूप को बदल देते हैं। जैसे दे आर प्लेइंग लिखा हुआ है, ये कहीं कहीं अगर आएगा तो दे प्लेस भी हो जाएगा, ठीक है, काल के हिसाब से बदल दे रहा है, ही प्लेस, ठीक है, ऐसा दे प्लेज नहीं होगा, ही प्लेज ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो प्ले ही तो है, देखिए प्ले ही है, कहीं इसी प्ले का प्रयोग क्या होता है, प्लेस के रूप में हो रहा है, PLAYS प्लेस, ठीक है। कहीं प्लेइंग हो रहा है मतलब कहीं ING लग रहा है, कहीं S लग रहा है, कहीं ES लग रहा है, अपने फॉर्म को बदल रहा है, किसके हिसाब से, काल या फिर नंबर मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब वचन के हिसाब से जब अपने नंबर्स को जो क्रियाएं बदलती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ऐसे शब्द या फिर ऐसे वाक्य जिसमें केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, ये भी आप जान सकते हैं, और कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ठीक है, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा दोस्तों, जो दूसरे पे बेस्ड होता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। स्टैंड अलोन शब्दों को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब जिसका अपने भी, जैसे क्लॉज का मतलब तो आप जानते हैं वाक्यांश होता है, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा, ऐसे वाक्यांश जिसका खुद भी एक मीनिंग होता हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए कि ही इज़ द बॉय, वह एक लड़का है, ठीक है, ये एक वाक्य का अंश है। ही इज़ द बॉय एक वाक्य का अंश है, ठीक है, ये क्लॉज है, लेकिन इसका अपने में भी मीनिंग है। अगर ये ही इज़ द बॉय अलग भी होता शब्दों, इससे जैसे ये पूरा शब्द है हु स्टोल द पेन, इससे अलग भी अगर बोला जाए, केवल और केवल ही इज़ द बॉय बोला जाए तो भी एक मतलब पता चल रहा है कि वह एक लड़का है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यांश जिसका अपने अलग से भी मीनिंग पता चलता है, मतलब इसको अलग स्टैंड अलोन होते हैं, मतलब खुद ब खुद में इनका कुछ मीनिंग पता चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, ठीक। तो ही इज़ द बॉय, ठीक है, वो क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने मीनिंग के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और इसमें हु, विच, व्हेन ये सब लगा होता है, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन, मतलब वही लड़का है जिसने मेरा पेन चुरा लिया था, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे ही कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, लिखा हुआ है एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा कम से कम एक ऐसी क्लॉज हो जाए जो वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज को कोऑर्डिनेट, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज की कोऑर्डिनेट हो, ठीक है। इसको अगर और एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो क्या लिखा, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा कम से कम एक क्लॉज मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होता है। कंपाउंड में आप जान लीजिए कि किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है, जैसे एंड, फॉर, बट, सो, ये सब इसमें लगा होगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये सब अगर आता है एंड, बट, एज वेल एज, टिल, अनटिल, वाइल, यट, ठीक है, सो, बोथ, आइदर और, नाइदर, नॉर, ये सब अगर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। चलिए लिखा हुआ कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉजेज होने चाहिए। इसमें कंपाउंड में 2 प्रिंसिपल क्लॉजेज होते हैं, मतलब 2 ऐसे वाक्य, 2 ऐसे शब्दांश होंगे जिनका अपने खुद में अलग अर्थ भी निकलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ प्रिंसिपल क्लॉज इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जुड़े होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देखते हैं, लिखा हुआ गोल्ड मेड कंट्रीज एंड द मैन मेड द गॉड है ये, ठीक है, गोल्ड लिख दिया है गलती से, ठीक है, ये गॉड होगा, ठीक है। गॉड मेड कंट्री एंड द मैन मेड द टाउन, मतलब भगवान ने क्या बनाया, कंट्रीज देशों को बनाया और इंसानों ने क्या किया,
टाउन बना दिया उसका। तो एंड जो है देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। द मैन मेड टाउन अगर होता, द मैन मेड टाउन ये क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। अगर ये अलग भी होता इस वाक्य से तो भी इसका मतलब निकलता था, द मैन मेड टाउन मतलब इंसानों ने टाउन बनाया, कस्बों को बनाया, इसका मतलब निकलता था, ठीक है। और एक आपका देखिए गॉड मेड कंट्री भी अगर बोलते इसका भी अलग से मतलब निकलता था। तो ये भी आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है, इसका एक मेन क्लॉज भी इसको कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो ये एक मेन क्लॉज है, इसका मतलब अलग से निकल रहा है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो गॉड मेड कंट्री हो गया, चाहे द मैन मेड टाउन हो गया, ये दोनों एक मेन क्लॉज है। और ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, एंड जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो, ठीक है। तो जब भी दो मेन क्लॉज या फिर दो प्रिंसिपल क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं तो ऐसे मेल से बने वाक्यों को हम क्या कहते हैं, ऐसे मेल से बने वाक्यों को हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे ही इज़ रिच डैट ही इज़ माइजर, ठीक है। ही इज़ रिच डैट ही इज़ माइजर, ऐसा कुछ है, ठीक है। डैट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, ठीक है। ये देखिए ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, बट क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं बट यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ही फेल्ड, इसका भी मतलब निकल रहा है कि वो फेल हो गया, ठीक है। ये क्या है, मेन, आप कह सकते हैं मेन क्लॉज है। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, ये भी एक मेन क्लॉज है और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है बट से। तो यानी कि कहने का मतलब ये कैसा वाक्य हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस है। तो इसको जब कॉम्प्लेक्स में बदलना होगा तो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स में बदलना होगा, जैसे आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बदलिए कॉम्प्लेक्स में, तो क्या बोलेंगे, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ऐसा कुछ इसको बोल देंगे, ठीक है। इसका वर्किंग रूल मैंने एक वीडियो में पढ़ाया हुआ, उस वीडियो को जरूर आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही सिंपल में क्या होता है, ठीक है। अगर इसको सिंपल में कन्वर्ट करना होता तो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ऐसे ही खाली भर इसको जोड़ देते, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही है, मतलब यहाँ पे और कई सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं और आपकी बुक में कई सारे एग्जांपल्स हैं, उसको आप देखिएगा। एक आध एग्जांपल और लिख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ आदित्य इज़ रिच मैन बट ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, मतलब आदित्य जो है रिच तो है लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं है, वो ईमानदार नहीं है। तो बट यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ही इज़ नॉट ऑनेस्ट एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, या फिर मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। आदित्य इज रिच मैन, ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है। आदित्य इज रिच मैन, ऐसे ही पता चल रहा है कि आदित्य एक मतलब रिच है, मतलब एक धनवान व्यक्ति है, इसका मतलब पता लग रहा है। ही इज़ नॉट हॉनेस्ट मतलब वो ईमानदार नहीं, इसका भी अलग से मतलब है, ठीक है। और इन दोनों को जब जोड़ दिया गया, ये दोनों मेन क्लॉज हैं, जब दोनों को जोड़ दिया गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से तो ये क्या बन गया, आदित्य इज रिच मैन बट ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। ये भी आपका जो है क्या बन गया, एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया, ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस है। इसको जब हम कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो क्या बोलेंगे, आदित्य इज़ नॉट ऑनेस्ट ऑल्दो ही इज़ रिच मैन, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं ऑल्दो आदित्य इज़ रिच येट ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। के बारे में एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये जानेंगे और कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो बात करें दोस्तों बेसिकली एग्जेक्टिव्स की, तो आप सभी जानते होंगे एग्जेक्टिव यानी कि विशेषण को हम कहते हैं और इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। इसको एक विशेषण, इसी को जो है डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। ये भी याद रख लीजिएगा, कभी कभार एग्जेक्टिव्स ना लिख करके डिटर्मिनर्स लिखा होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स या फिर एग्जेक्टिव्स हम कहते हैं किसको, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना आप। तो कुल मिला के कहा जाए कि अगर इसी को इंग्लिश में कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, द वर्ड्स विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एग्जेक्टिव। मतलब ऐसे शब्द जो नाउन या फिर मतलब नाउन मतलब आप जानते हैं संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, ठीक है। ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करना मतलब उनकी विशेषता बताना है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, एग्जेक्टिव कहते हैं। क्लियर, चलिए इसी को डिटर्मिनर भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे और हम देखते हैं कि इनके प्रकार कितने होते हैं। तो इनके प्रकार को याद करने के लिए आपको एक सूत्र याद करना, एक ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। क्या, PQDIEN याद रखिएगा, PQDIEN, ठीक है, PQ डाइन, ठीक है, PQDIEN ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो बाकी सब पे क्या है, शुरू का जितना भी है वो 2 है और आखिरी का जो N है वो केवल और केवल 1 है, ठीक है। बाकी सब जो है क्या है, 2 है और आखिरी का जो N है वो 1 है, ठीक। अब देखिए, अब इसको कैसे आप समझेंगे इसको, तो P से आपका 2 हो जाएगा। देखिए प्रॉपर एग्जेक्टिव और पॉजेसिव एग्जेक्टिव, ठीक है। प्रॉपर एग्जेक्टिव और पॉजेसिव एग्जेक्टिव 2 टाइप के ये हो गए। उसके बाद कुल मिला के 9 टाइप होता है दोस्तों।
ठीक है। क्यू का भी स्क्वायर है, क्यू में भी 2 होते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी का मतलब आप सभी जानते होंगे ना, किसी चीज़ की क्वालिटी मतलब विशेषता, मतलब ऐसे उसका क्वालिफिकेशन बताया जाए, ठीक है, क्वालिटी बताई जाए, ठीक है। और किसी चीज़ का मात्रा बताया जाए तो उसको क्वांटिटी कहते हैं। तो ऐसे ही 2 इसमें भी होता है, ठीक है। ऐसे ही डी वाले में भी 2 होता है, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक। ऐसे ही जो है आपका आई में भी 2 होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है और एक इनडेफिनिट होता है। और ऐसे ही ई में भी 2 होता है, ई वाला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ई का मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है एक्सक्लेमेटरी और एक होता है एम्फेसाइजिंग, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी और एम्फेसाइजिंग, ये 2 इसमें भी होता है। और एन में केवल और केवल एक होता है, ठीक है, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। तो एन में केवल एक होता है, बाकी का सबका जो है 2 होता है। और पी क्यू डायंस आप इसको याद रख सकते हैं। कुल संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है, ठीक है। कि क्या कौन कौन सी, तो प्रॉपर एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एग्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव और पोजेसिव एग्जेक्टिव, ठीक है। कुल मिलाकर के इसका प्रकार जो है 9 होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले एग्जेक्टिव ऑफ नंबर की, ठीक है। तो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर आप जान सकते हैं कि ऐसे मतलब एग्जेक्टिव जिससे नंबर का बोध होता है, संख्यात्मक बोध होता हो, ठीक है। संख्यात्मक जब बोध होता होगा, ठीक है, नंबर्स का बोध होता होगा, तो हम क्या कहेंगे, वो हम कहेंगे वो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर है। बात समझ में आ रही है, क्या कहेंगे, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर है, क्लियर। अब एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, इसमें जैसे कि मान के चलिए इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कि एक डेफिनिट और इनडेफिनिट, इसको ही पता चल रहा होगा आपको। डेफिनिट का मतलब जो नंबर, जो संख्या है वो डेफिनिट हो, मतलब एक कहने का मतलब कि एक डेफिनिट का मतलब होता है ना कि मतलब एक फिक्स हो, फिक्स नंबर हो, तो हम कहेंगे डेफिनिट है नंबर है, ठीक है। या फिर एग्जेक्टिव मतलब डेफिनेट है। और अगर फिक्स नंबर ना पता चल पाए, जैसे कि कुछ थोड़ा ऐसे कुछ पता चले, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडेफिनिट कहेंगे। तो डेफिनेट जो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट, क्लियर है। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जेक्टिव्स का यहाँ पे इसको विश्लेषण किया गया है, ठीक है। तो विश्लेषण जैसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, इसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है, ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताता है, गुण बताता है। जैसे हॉनेस्ट मैन, ठीक है, जैसे वाइस गर्ल, ठीक है, और उसके बाद गुड बॉलर। मतलब ये देखिए यह क्या कर रहा है, गर्ल की विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है कि गुड वाइज गर्ल मतलब चतुर लड़की है, ठीक है, या फिर चालाक लड़की है। तो लड़की कैसी है, चालाक है, मतलब लड़की की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। ऐसे ही एक होता है एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी मतलब होता है नंबर, ठीक है, या फिर क्वांटिटी मतलब होता है परिमाण। नंबर मतलब नंबर तो थोड़ा संख्या हो जाता है, और क्वांटिटी मतलब होता है परिमाण, ठीक है, किसका कितना मात्रा है। तो जब मात्रा का बोध होता है, जैसे ही स्पेंड ऑल हिज मनी, मतलब सारा पैसा खर्चा कर दिया, ठीक है। इसमें बेसिकली जैसे एनफ आता है, सम आता है, ऑल आता है, मच, लिटिल, एनी, ऐसे कुछ और भी होते हैं, ठीक है। एंटायर, फुल, नो, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, ऐसे कुछ होते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या, परिमाण या फिर मात्रा का बोध होता है, तो हम एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, क्लियर। अब देखिए एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर में कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। तो जो क्वांटिटी होता है उसमें परिमाण का पता चलता है, संख्या का नहीं पता चलता है। जब संख्या का पता चले 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, ऐसा कुछ, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, क्या कि वो नंबर वाला है, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे आई हैव लॉस्ट 2 बुक्स, मैंने दो किताबें खो दी। तो दो क्या है, एक नंबर है, संख्या है। जब संख्या का बोध होता है तो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए ऐसे ही एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव मतलब होता है क्या, जिससे संकेतवाचक, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी की तरफ हम संकेत कर रहे हों। बात समझ में आ रही है। डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव का मतलब जो भाई किसी पर्सन के या फिर किसी थिंग, वस्तु के और हम संकेत कर रहे हो, जैसे कि दिस, दैट, दोज, ये सब का प्रयोग इसमें होता है, ठीक है। जैसे दिस मैन, ये वह आदमी, मतलब ये आदमी नहीं कहता दिस मैन इज़ वेरी क्लेवर या फिर ऐसा कुछ, ये आदमी बहुत चालाक है, ठीक है। दिस, दैट, दोज, ऐसा प्रयोग होता है। क्या इसका प्रयोग है अभी हम समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दोज स्टूडेंट वर्क हार्ड, दोज स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, वे जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब वे जो आप कह सकते हैं कि जो आपके विद्यार्थीगण हैं, जो विद्यार्थी हैं वो बहुत मेहनती हैं, वो या फिर वर्क हार्ड मतलब हार्ड वर्क करते हैं, ऐसा कुछ कहने का मतलब, ठीक है। तो उनके तरफ क्या किया गया, संकेत किया गया है, वह स्टूडेंट, यह स्टूडेंट, ठीक है, वह, यह सब जो है दिस, दैट, दोज, ये सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, ठीक है। चलिए ऐसे एक इंट्रोगेटिव होता है।
इंट्रोगेटिव बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जब क्वेश्चन किया जाता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है प्रश्नवाचक विशेषण, ठीक है, जब क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, जैसे विच, व्हाट, ये सब जब आए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कहा, इसमें बेसिकली जो है WH क्वेश्चन टाइप में कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे WH से व्हाट हो गया, ठीक है, वूज हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, इस प्रकार के शब्द से ये लगा होता है, ठीक है। तो इन सब शब्दों से जब जुड़ा हुआ हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव कहेंगे। जैसे हुज बैग इज़ दिस, मतलब यह किसका बैग है, ठीक है। विच फ्रूट डू यू लाइक, मतलब कौन सा आप फ्रूट या फिर कौन सा फल आप पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो होता है आपका क्या होता है, आपका इंट्रोगेटिव होता है। तो इसमें कुछ नोट्स में लिखा हुआ है कि यदि विच, व्हाट या हुज के तुरंत बाद नाउन होगा तो इंट्रोगेटिव होगा, यदि इनके बाद वर्ब होगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। ऐसा कुछ कहने का मतलब है कि भाई अगर इनके बाद मतलब विच, व्हाट और हुज के तुरंत बाद क्या होगा, नाउन होगा, तो ये इसको इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव कहा जाएगा। और अगर इनके तुरंत बाद क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। जैसे विच आई एम डूइंग, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जैसे लिखा हुआ है विच इज़ योर अम्ब्रेला, ठीक है, आप मतलब विच इज़ योर अम्ब्रेला, तो यहाँ पे क्या है, एग्जेक्टिव है, ठीक है। अम्ब्रेला क्या है, नाउन है ना, बात समझ में आ रही है ना, कि विच इज़ योर अम्ब्रेला होगा, ठीक है। और योर भी मतलब आप समझ ही रहे होंगे इसको। तो विच इज़ योर अम्ब्रेला ये यहाँ पे जो है किस तरह के काम कर रहा है, हाँ, तो यहाँ पे ये किस प्रकार से काम कर रहा है, देखिए योर है, योर आपका क्या है, ठीक है। तो ये आपका एक इसका एग्जाम्पल है और इससे लेकर के आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो विच इज़ योर अम्ब्रेला, तुम्हारा अम्ब्रेला कौन सा है, तुम्हारा छाता कौन सा है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि क्या है ये, तो यहाँ पे आपको कहीं जो है नाउन तो कहीं आपको वर्ब तो दिख नहीं रहा है, क्रिया तो दिख नहीं रहा है विच इज योर अम्ब्रेला में, तो क्या हो जाएगा, विच इज योर अम्ब्रेला ये आपका इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव हो जाएगा। तुम्हारा कौन सा अम्ब्रेला है, तुम्हारा कौन सा छाता है, ये जो है मतलब आपका क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे एक डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद नाउन अगर आता है तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये सब जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव जो है डिस्ट्रीब्यूशन व्यक्त करते हैं, मतलब सभी में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट इन ईच, ऐसा होता है ना। एवरी बॉय विल गेट ए प्राइज, मतलब सारे बच्चों को या फिर सारे लड़कों को एक पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो ईच, एवरी, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का बात करता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारे का कुछ यहाँ पे संबंध समझ में आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव में आते हैं। ऐसे ही आपका एक पॉजेसिव एग्जेक्टिव होता है। पॉजेसिव मतलब अधिकार सूचक, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है अधिकार सूचक विशेषण होता है जिसमें अधिकार की बात किया जा रहा हो किसी के, जैसे मेरा, तेरा, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो माई, योर, आवर, मतलब मेरा, तेरा, हमारा, ऐसा कुछ, ठीक है, मेरा, तुम्हारा, ऐसा कुछ, मतलब समझ रहे हैं ना। तो वही लिख रहा है कि माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे जो है अगर आते हों तो क्या कहेंगे हम, पॉजेसिव कहेंगे, ठीक है। ये आपके पॉजेसिव एग्जेक्टिव हैं, ठीक है। माई, हिज, हर, योर, देयर, ठीक है, ये सारे आपके पॉजेसिव हक या फिर अधिकार का यहाँ पे बोध होता है। जैसे माई बुक आर ऑन द टेबल, मतलब मेरी किताबें कहाँ पे है, टेबल पे है, मतलब टेबल पे जो किताब रखी गई है उस पर मेरा जो है क्या है, हक है, मेरा अधिकार है, मेरी किताबें हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों में जहाँ पे हक या फिर अधिकार या फिर मुझसे उसका क्या पता चले कि भाई वो मेरा है, कोई ऐसा चीज़ का बोध हो या फिर किसी व्यक्ति का ही बोध हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजेसिव एग्जेक्टिव कहेंगे, ठीक है। ऐसे एक प्रॉपर एग्जेक्टिव होता है। प्रॉपर एग्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर एग्जेक्टिव में लिखा हुआ है अपने पास आने वाले नाउन की विशेषता बताए तो वो प्रॉपर एग्जेक्टिव कहा जाएगा। जैसे इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, मतलब इंडियन जो भारतीय सैनिक होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं, ठीक है। तो इस समय जैसे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, ठीक है। जब अपने पास आने वाले नाउन से पहले या फिर बाद, जैसे यहाँ पे सोल्जर है, ठीक है, सोल्जर एक नाउन है जो कि पहले आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, ब्रेव आ रहा है, तो ब्रेव यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर एग्जेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ब्रेव क्या हो जाएगा, प्रॉपर एग्जेक्टिव के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले एग्जेक्टिव्स को हम प्रॉपर एग्जेक्टिव कहते हैं। जैसे मान के चलिए इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स भी जो है आपका इंडियन जो है बेसिकली आपका इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ये सब जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेव नहीं होगा बल्कि इंडियन जो होगा ये आपका जो है क्या हो जाएगा, प्रॉपर एग्जेक्टिव हो जाएगा, इंडियन सोल्जर, ठीक है।
ठीक है। इंडियन, अफ्रीकन, ये सब आपका जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन है। बात समझ में आ रही है, इंडियन यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इंडियन सोल्जर, इंडियन मतलब सोल्जर्स की विशेषता, एक तरीके की विशेषता ये है कि वो इंडियन सोल्जर है, ठीक है। नहीं कहा जाता है भारतीय से होने पे गर्व है, ठीक है। तो भारतीय होना एक विशेषता है, ऐसे ही जो जिस देश का होगा उसके लिए एक विशेषता, मतलब जब कहने का मतलब जो प्रॉपर नाउन का प्रयोग एग्जेक्टिव के रूप में किया जाता है तो उसको हम प्रॉपर एग्जेक्टिव कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर नाउन अगर पूछता है तो इंडियन हो जाएगा, ठीक है। किसी कंट्री वगैरह का नाम है, उसको जो है एग्जेक्टिव की तरह प्रयोग कर रहे हैं, विशेषण की तरह प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर एग्जेक्टिव होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग्जेक्टिव की, ठीक है। तो विशेषण का निर्माण कैसे होता है, जैसे मान के चलिए अगर कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आता है कि बॉय को आप एग्जेक्टिव में, विशेषण में कन्वर्ट कीजिए, तो बॉय क्या हो जाएगा, बॉयस हो जाएगा, ठीक है। फुल का क्या हो जाएगा, FULL है, फुल मतलब मूर्ख हो जाता है, तो फुलिश, ठीक है। मतलब हिज बिहेवियर वेरी फुलिश, मतलब जो है यहाँ पे उसके बिहेवियर यानी कि उसके फुलिश बिहेवियर, जैसे हम कहा जाए फुलिश बिहेवियर का मतलब क्या, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका नेचर है, उसका मतलब विशेषता बताया जा रहा है, कैसा है, फुलिश है। फुलिश मतलब उसको कुछ ऐसा, मतलब कि भाई मतलब मूर्खतापूर्ण है उसका। बात समझ आ रही है, मूर्खतापूर्ण बिहेवियर। तो यहाँ पे भी उसका भाई एक विशेषता ही है कि मूर्ख है वो भी एक विशेषता ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि फुल का क्या हो जाता है, फुलिश हो जाता है। होप का होपफुल हो जाएगा। सिल्क का सिल्कन हो जाएगा, जैसे सिल्क की साड़ी है तो सिल्कन हो जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। सिल्कन साड़ी है, ऐसे आप बोलते हैं, ठीक है। गोल्ड का गोल्डन हो जाएगा, डर्टी का आपका डर्टी ही रह जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉम का स्ट्रॉमी हो जाता है। ये सब क्वेश्चन, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाफ का लाफेबल हो जाएगा, किंग का किंगली हो जाएगा, गिफ्ट का गिफ्टेड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका कुछ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इसमें ज़्यादा आपको कुछ जानना नहीं है, यही कुछ आपका था, ठीक है। और जैसे कि कुछ प्रयोग आपको जान लेना, जैसे ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये सब जो है हमेशा सिंगुलर लाइन के साथ प्रयोग होता है, आप जानिएगा, ठीक है। ये जो आपके ईच, एवरी, नाइदर, आइदर जितने भी हैं, ये आपके हमेशा ही किसके साथ प्रयोग होते हैं दोस्तों, तो ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव्स आप ऊपर जैसे आपने देखा था, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि ईच स्टूडेंट्स विल गेट अ प्राइज, ईच बॉयज, एवरी बॉयज नहीं बोलेंगे, एवरी बॉय बोलेंगे, हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है, ठीक है। एवरी सीट इज ऑक्यूपाइड, नाइदर बुक इज यूजफुल, तो हमेशा ही आप ध्यान रखिएगा ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, इन सब का प्रयोग हमेशा ही सिंगुलर के रूप में, मतलब सिंगुलर के साथ होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ईच, एवरी मतलब ईच और एवरी का अर्थ जो होता है वो अक्सर करके समान होता है, ठीक है। ईच और एवरी का जो मतलब अर्थ होता है वो लगभग समान होता है, ठीक है। ईच का प्रयोग 2 से अधिक के लिए किया जाता है और एवरी का प्रयोग जो है वो भी जो है लगभग 2 से अधिक के लिए ही, 2 से अधिक लोग हों तो उसमें किया जाता है। तो ईच एंड एवरी का लगभग प्रयोग जो है समान होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यही सब आपका कुछ कहने का है, जैसे आप इसको समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत आप इसको जो है देख लीजिएगा, आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो एग्जेक्टिव्स आप समझ गए। अब हमको पढ़ना होगा क्या, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है दोस्तों, इसका भी आपका सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम हुआ है, तो आप अगर मतलब कोई दिया होगा तो जानता होगा कि प्रीपोजिशन का उसमें पूछा गया था डिफिनेशन। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं दोस्तों, प्री मतलब होता है पहले, और पोजिशन मतलब होता है क्या, पोजीशन का मतलब होता है स्थान, पहले का स्थान। किसके पहले का स्थान, नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले का स्थान। बात समझ में आ रही है। तो नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले की पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन। मतलब ऐसे शब्द, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वह शब्द जो नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ प्रकट करते होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before noun or pronoun denotes the relation between another noun or pronoun, ठीक है। या फिर preposition is a word, फिर से आप सुन लीजिए, preposition is a word placed before a noun or pronoun denotes the relation, ठीक है, the person or a thing referred by it विथ समथिंग या फिर सम अनदर थिंग। मतलब किसी चीज़ के साथ किसी अन्य नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ क्या बनाते हो, संबंध दर्शाते होते हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कहने का मतलब आप सब समझ सकते हैं कि टू, इनटू, फॉर, ऐसे ये सब जो होते हैं, एट, इन सबों को हम क्या कहते हैं, सबको प्रीपोजिशन कहते हैं। अब कुछ प्रीपोजिशन के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। प्रीपोजिशन देखिए दोस्तों, आपसे अगर पूछता है कि कितने प्रकार के
के होते हैं, तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ये आप बस जान लीजिएगा। इसमें ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, कंपाउंड, फ्रेजल और एक और होता है पार्टिसिपल। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सा? सिंपल, एक आपका होता है सिंपल, ठीक है, एक आपका होता है कंपाउंड, ठीक है, एक होता है फ्रेजल, PHRASAL, ठीक है, फ्रेजल, PHRASAL, फ्रेजल, और आखिरी का होता है आपका क्या? आखिरी का होता है पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल। ठीक है, तो 4 होते हैं, 4 ही प्रकार के होते हैं, ज़्यादा इसमें आपसे पूछेगा नहीं। आपसे जो आता है क्वेश्चंस वो यूजेस के रूप में आता है, जैसे ऐट का प्रयोग कब करते हैं, ऑन का प्रयोग कब करते हैं, इन का प्रयोग कब करते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ऐट का प्रयोग दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐट का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है ऐट जो है बेसिकली आपका टाइम बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऐट का प्रयोग छोटे स्थानीय कस्बों या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि शहरों स्थानों के भाग के लिए होता है। जैसे दे लिव एट हस्तिनापुर, मतलब वे हस्तिनापुर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा मतलब ऐट का प्रयोग मतलब छोटे स्थानों के बताने के लिए या फिर कुछ छोटे कस्बे वगैरह को बताने के लिए होता है। ठीक है, ऐसे ही ऐट का प्रयोग टाइम को बताने के लिए भी होता है। जैसे सी वेकअप एट मिडनाइट, मतलब वह जो है रात में या फिर आधी रात में जगती है। ठीक है, सी वेक एट सी अवेक या फिर सी वेकअप एट मिडनाइट। ठीक है, ऐसा कुछ। तो 2 आपने यूज़ पढ़ लिया। क्या? सबसे पहला कि भाई इसका एक कोई निश्चित समय बताने के लिए होता है, मिडनाइट या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर बेसिकली कहा जाए कि भाई एट 3 o'clock एट 10:30 AM, जैसे कहा जाए कि सी वेकअप एट 10:30 AM, मतलब वो 10:30 बजे या फिर 10:30 बजे जगती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ, समझ रहे हैं? तो टाइम बताने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए टाइम बताने का प्रयोग ऐट का भी किया जाता है और इन का भी किया जाता है, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें बड़े बड़े टाइम को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इनका जब प्रयोग करेंगे टाइम बताने के लिए तो कुछ बड़े बड़े जैसे मंथ हो गया, ईयर हो गया, या फिर कुछ सेंचुरी मतलब समझ रहे हैं ना, कई 100 वर्षों का समूह हो गया, ऐसा कुछ। ठीक है, जैसे बोला जाता है इन 19th सेंचुरी, ऐसे बोला जाता है ना 19वीं शताब्दी में, इन 19th सेंचुरी। वहाँ पे ये नहीं बोला जाता एट 19th सेंचुरी, एट नहीं बोला जाता, इन बोला जाता है, इन 19th सेंचुरी। तो बड़े बड़े टाइम को बताने के लिए इन मई, इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, एट द मंथ ऑफ मे नहीं बोलते हैं, इन द मंथ ऑफ मे बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जब बड़े समय को बताने के लिए, जब बड़े समय अंतराल को बताने के लिए जो है किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो इनका प्रयोग होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हमने क्या बोला है, इन, ऑन और एट तीनों लगभग एक ही समूह के हैं। ठीक है, तो एट का प्रयोग एक जो है एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए होता है, टाइम के रूप में जब बोला जाए तो एट का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम या फिर निश्चित समय बताने के लिए होता है। ठीक है, इनका प्रयोग बड़े टाइम को, बड़े टाइम अंतराल को, जैसे सेंचुरी हो गया, ठीक है, मंथ हो गया, ईयर हो गया, ठीक है, इन 19th सेंचुरी या फिर इन 1990 ऐसे बोला जाता है ना। तो जब बड़े बड़े चीज़ों की बात की जाती है, बड़े टाइम लॉन्ग पीरियड की बात की जाती है, ठीक है, तो हम इन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही ऑन का प्रयोग कब किया जाता है दोस्तों? ऑन का प्रयोग कब किया जाता है? ठीक है, तो ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, एग्जैक्ट डेट वगैरह पता हो। ठीक है, ऑन न्यू ईयर इवनिंग, इसमें भी एग्जैक्ट का होता है, लेकिन ऑन का मतलब जैसे ऑन संडे। ठीक है, ऑन और इन टाइम और ऑन टाइम, इसका एक होता है ना, इसके लिए अभी हम आपको बताएंगे कि इन टाइम क्या होता है और ऑन टाइम क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। चलिए, तो हम थोड़ा सा आगे इसका ऐट का प्रयोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो ऐट का आपने 2 प्रयोग देख लिया कि भाई एक छोटे कस्बों को बताने के लिए होता है और निश्चित समय को बताने के लिए होता है, और निश्चित समय में भी छोटा समय, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं। ठीक है, जो मतलब तुरंत जैसे छोटे समय का, बहुत बड़े अंतराल का होगा तो इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और क्या होता है, ऐट का प्रयोग निश्चित बिंदु की ओर इशारा करने के लिए भी होता है। जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड पे नहीं बोला जाता है कि ब्लैक बोर्ड पे फोकस करो, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो एक पर्टिकुलर बिंदु है, एक पर्टिकुलर बिंदु की ओर उसको क्या किया जा रहा है, इंगित किया जा रहा है कि भाई ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें भी आपका क्या होता है, ऐट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निश्चित वस्तु की ओर
इंगित करने के लिए। ठीक, तो एट का आपने बेसिकली 3 प्रयोग देखा, किसी निश्चित बिंदु की ओर इंगित करने के लिए, किसी छोटे कस्बे वगैरह का मतलब इंगित करने के लिए, या फिर कभी कभार इसका प्रयोग टाइम मतलब कभी कभार क्या ज़्यादा ही केसेस में टाइम को दर्शाने के लिए भी होता है। चलिए, निश्चित टाइम को दर्शाने के लिए। ऐसे इन का यूज़ आप देख सकते हैं। इन का प्रयोग कब होता है? इन का प्रयोग देश, प्रदेश या फिर बड़े नगरों के लिए होता है। इन जो है बड़े नगरों के लिए किया जाता है। जैसे नेताजी लिव्ड इन जापान, मतलब नेताजी जो थे वो जापान में रहे। ठीक है, तो जापान क्या है? एक कंट्री है, एक देश है, पूरा बड़ा एक वो हो गया। ठीक है, जापान जो है एक बड़ा देश हो गया, तो इस कारण से जापान को इंगित करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेताजी लिव्ड इन जापान। ठीक है, ऐसे ही जो है लिखा हुआ है किसी भाग या फिर समाप्ति या भविष्य की अवधि बताने के लिए भी होता है। ठीक है, आई शैल डू दिस ऑन अ मंडे, इनका प्रयोग करना है ना। ठीक है, आई शैल डू दिस इन अ मंडे। ठीक है, यहाँ पर रुक जाइए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपको क्या लिखा है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए आप इसको समझिए थोड़ा सा। ठीक है, लिखा हुआ आई शैल डू दिस इन अ डे, मतलब मुझे ये एक दिन में करना है। ठीक है, ये जो काम है वो एक दिन में ही कर लेना है। एक मतलब भाग बताया जा रहा है, एक मतलब कहने का मतलब कि भाई एक भविष्य में का एक भाग बता दिए कि भविष्य का भी बोध हो रहा है, और भाग ही मतलब कि भाई ये जो काम का जो मतलब जैसे किसी काम का छोटा सा पार्ट होगा उसको क्या है एक दिन में हमको कर लेना है, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे ही कहा जाए कि देयर आर सम स्टूडेंट या फिर देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, स्टूडेंट का थोड़े से भाग जो है मतलब फ्यू स्टूडेंट कम थोड़ा भाग है, ठीक, इसमें क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ किसी भाग या फिर समाप्ति या फिर भविष्य की अवधि बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका प्रयोग किसी मतलब सन या फिर महीने के बताने के लिए, जैसे आई लेफ्ट इंडिया इन 1991, मतलब मैंने भारत को 1991 में छोड़ दिया था। ठीक है, तो समय की ओर इंगित करने के लिए, जैसे अभी मैंने जस्ट बताया था कि जब बड़े बड़े समय की बात किया जाता है, जैसे साल की बात किया जाए, ईयर की बात किया जाए, सेंचुरीज की बात किया जाए, तो भी इसका प्रयोग होता है। अभी मैंने इसको बताया था जस्ट। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इनका प्रयोग स्थिर या फिर विश्राम, स्थिरता या फिर विश्राम के लिए भी होता है। ठीक है, तो माई मदर इज़ इन द बेड, मतलब मेरी माँ कहाँ पे हैं? बेड में है, या फिर कहा जाए बेड में है का मतलब जैसे सोई हुई हैं। ठीक है, माई मदर इज़ इन द बेड, ऐसा भी मतलब विराम वगैरह की अवस्था को बताने के लिए भी होता है। मतलब कहने का मतलब है कि मेरी माँ आराम कर रही है। इज़ इन द बेड का मतलब आराम कर रही हैं, विश्राम कर रही हैं। क्लियर? चलिए, अब इनटू का प्रयोग देखते हैं। इन और इनटू ये दो ठो कन्फ्यूजिंग है। तो क्या होता है? लिखा हुआ है इनटू का प्रयोग किसी गतिशील वस्तु के लिए भी होता है। जैसे रमेश जम्प इनटू द रिवर। अब रिवर क्या है? गतिशील है, रिवर में हमेशा गति है। ठीक है, रिवर के पानी में हमेशा जो है गति होती है। अब उसके अंदर कूदा, ठीक है, तो गतिशील वस्तु में कूदा तो क्या हो गया? इनटू लगेगा, इन द रिवर नहीं होगा। रमेश जम्प इन द रिवर नहीं, रमेश जम्प इनटू द रिवर। ठीक है, ऐसे गतिशील, देखिए क्लास एक गतिशील है। क्लास का मतलब जो कक्षा है वो गतिशील है, चलती रहती है हमेशा कक्षाएं। ठीक है, तो द टीचर केम इनटू द क्लास, बात समझ में आ रही है? इन द क्लास नहीं, टीचर केम इनटू द क्लास। ठीक है, चलिए, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही मतलब कहने के लिए इसका प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। इनटू आप समझ गए होंगे क्या होता है। इन और इनटू का प्रयोग कब होता है? और तो बेसिकली जब गतिशील वस्तु के मतलब कोई चीज़ गतिशील वस्तु के अंदर जा रही होती है तो हम क्या कहते हैं? उसको इनटू का प्रयोग करते हैं उस समय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इन इनटू समझ गए। अब ऑन का यूज़ पढ़ते हैं। ऑन का कहाँ पे यूज होता है? ठीक है, तो लिखा हुआ है ऑन का प्रयोग स्थिर वस्तुओं का स्थिरता प्रकट करने के लिए होता है, या फिर एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क दर्शाने के लिए होता है। जैसे द रैट इज़ ऑन द टेबल, या फिर द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब जस्ट उसके ऊपर है। ठीक है, कोई चीज़ जस्ट एक चीज़ के ऊपर अगर मतलब रखी गई है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे द रैट इज़ ऑन द टेबल, या फिर आप कह सकते हैं कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल, मतलब बुक जो है वो जो आपका टेबल है यानी कि जो मेज है उसके जस्ट ऊपर रखी गई है, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? ऑन का प्रयोग कब करते हैं? ऊपर है जैसे। ठीक है, ऑन का प्रयोग टाइम दर्शाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, छोटे टाइम को भी दर्शाने के लिए कई कॉल किया जाता है, जैसे ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। ठीक है, आई विल गो देयर, मतलब मैं ट्यूसडे यानी कि मंगलवार की सुबह मैं वहाँ पे जाऊँगा। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग आई विल गो देयर। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसा कुछ भी हम इसका ऑन का प्रयोग तो भी हम करते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं।
ठीक है। और जैसे किसी चीज़ के सरफेस के कांटेक्ट दिखाने के लिए भी किया जाता है, जैसे ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, सीलिंग मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर का जो छत होता है उसको सीलिंग कहते हैं, ठीक है। ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द डोर, ऑन द कवर, ऐसे कुछ, ठीक है। ऑन द कारपेट, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब वस्तु या फिर सरफेस दिखाने के लिए भी, किसी सरफेस का बोध कराने के लिए, सरफेस मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है, किसी एक प्लेन का बोध कराने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अब अपॉन का प्रयोग देख लेते हैं। अपॉन का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। अपॉन का प्रयोग लिखा हुआ है किसी वस्तु की गति को प्रकट करने में तथा स्थान परिवर्तन के सूचक में करते हैं, ठीक है। जैसे इनटू का प्रयोग करते थे, वैसे ही कुछ ऑन अपॉन का भी प्रयोग होता है, ठीक है। अपॉन का प्रयोग हमें देखना है। तो अपॉन का प्रयोग जो है वो किसी वस्तु के गति प्रकट करने के लिए होता है। बात समझ में आ रही है? जब गति दिखाया जाएगा तो किस चीज़ का प्रयोग होगा? अपॉन का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है द रैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, मतलब जो रैट था, मतलब चूहा था, वो टेबल के ऊपर कूद गया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? अपॉन का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अपॉन का, ठीक है। उसका विद का प्रयोग कब करते हैं? विद का, ठीक है। तो विद का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों कब? देखिए लिखा हुआ है कि विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए होता है, ठीक है। विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए होता है। जैसे राकेश किल्ड अ स्नेक विद अ स्वॉर्ड, मतलब राकेश ने स्नेक को, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका सांप है उसको किससे मार दिया? तलवार से, यानी कि स्वॉर्ड से मार दिया, ठीक है। राकेश किल्ड द स्नेक विद अ आपका स्वॉर्ड, मतलब लिखा हुआ है कि राकेश ने जो सांप था उसको किससे मार दिया? तलवार से मार दिया। तो किसी एक यंत्र को दिखाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? आपका विद का प्रयोग होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब यही इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई ऐसा ही चीज़ जब अनकाउंटेबल होगा, जैसे इंक हो गया है, ही इज़ राइटिंग विद इंक नहीं होगा, ही इज़ राइटिंग इन इंक होगा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ही इज़ राइटिंग विद इंक नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? ही इज़ राइटिंग इन इंक होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन दे देगा, ही इज़ राइटिंग WRITING डैश इंक, ठीक है। जब भी चीज़ें अनकाउंटेबल हो, इंक को क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता है। तो इसके साथ क्या प्रयोग होता है? इन होता है, इन का प्रयोग होता है, ठीक है। विद नहीं होगा, ठीक है। ही इज़ राइटिंग विद इंक नहीं होगा, इन इंक होगा, ही इज़ राइटिंग इन इंक। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो किसी यंत्र का प्रयोग करने के लिए या फिर यंत्र दर्शाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को दर्शाने के लिए विद का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे सी कट वेजिटेबल्स विद नाइफ, ठीक है। वेजिटेबल है ये, ठीक है, देख लीजिएगा स्पेलिंग VEGETABLE, ठीक है। ही कट वेजिटेबल विद अ नाइफ, मतलब वो जो है चाकू द्वारा सब्जियों को काटती है, ठीक है। तो एक रिलेशन या फिर एक क्या बताया जा रहा है? इंस्ट्रूमेंट के साथ एक बताया जा रहा है कि भाई किसी इंस्ट्रूमेंट का बोध होता है, ठीक है। उसके बाद विद का प्रयोग मिलन या सहयोग की दशा में भी होता है। तो जब किसी चीज़ का मिलन होता है, जैसे ही वॉज टॉकिंग विद मी, मतलब वो मेरे साथ बात कर रहा है, या फिर ही वॉज टॉकिंग, या फिर बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग विद मी, ठीक है, वो मेरे से बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मिलन या फिर संयोग है, ठीक है, बात कर रहा था। बात समझ में आ रही है? मेरे से बात करना एक मिलन है, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ रही है? ऐसे मतलब कई सारी जगह यूज होता है, इस सब का तो आप यूज जानते होंगे, और धीरे धीरे आप जब चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं तो आप जान जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विदिन का प्रयोग कब करते हैं? तो लिखा हुआ विदिन का प्रयोग समय की अवधि की समाप्ति, ठीक है, से पूर्व के लिए होता है। जैसे कोई चीज़ समाप्त होने वाला है, उसको उससे पूर्व हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं। जैसे सी विल रिटर्न विद इन अ वीक, मतलब वह एक हफ्ते के अंदर आ जाएगी, मतलब एक हफ्ते के समाप्त होने के अंदर ही वो आ जाएगी, ठीक है। एक हफ्ते समाप्त होने के पूर्व ही वो आ जाएगी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि समय की अवधि के समाप्ति के पूर्व ही कोई घटना अगर होने को होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? विद इन का यूज़ करते हैं। सी विल रिटर्न विद इन अ वीक, या फिर आई विल लीव अमेरिका विद इन अ मंथ, मतलब मैं अमेरिका को एक महीना बीतने से पहले ही छोड़ दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक महीने के अंदर ही छोड़ दूंगा। जब किसी समय अवधि के अंदर की बात हो रही होती है, मतलब उतने के अंदर कर देना है, तो हम विदिन का प्रयोग करते हैं। विदिन का मतलब भी मे से ही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद लिखा हुआ आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग बाद में, आप सभी जानते होंगे आफ्टर का मतलब बाद में होता है, ठीक है। आफ्टर का प्रयोग समय अवधि के बाद के लिए होता है, ठीक है। जैसे वी शैल कम आफ्टर हिज, आफ्टर एन आर, या फिर ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। वी शैल कम
आफ्टर एन आर, ठीक है। तो हम जो है आधे घंटे बाद आएंगे, ये आर है, ठीक है। वी शैल कम आफ्टर एन आर, मतलब हम आधे घंटे, HOUR है, ठीक है, हम आधे घंटे बाद आएंगे, ठीक है, आफ्टर एन आर, ठीक है। तो आर के साथ आप जानते हैं एन का प्रयोग होता है, हम आधे घंटे बाद आएंगे, तो एक समय अवधि के बाद आएंगे तो आफ्टर का प्रयोग होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर पहले आते, जैसे मान के चलिए हम कहते कि भाई आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे, तो वी विल कम देयर या फिर वी विल कम विद इन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे के अंदर हम आ जाएंगे, ठीक है। वी विल कम विद इन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे के हम अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आधे घंटे के बाद आते तो क्या कहते, वी विल कम आफ्टर एन आवर, मतलब आधे घंटे बाद आएंगे। ऐसे ही बिहाइंड का होता है, बिहाइंड का मतलब तो आप जानते होंगे दोस्तों कि पीछे होता है किसी चीज़ के, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बिहाइंड का प्रयोग स्थान के लिए होता है या विश्राम की अवस्था बताने के लिए होता है। जैसे ही सिट्स बिहाइंड मी, मतलब वह मेरे, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, विराम में मतलब बैठना एक तो है, और बिहाइंड का मतलब क्या होता है, अगर मतलब पूछा जाए तो क्या होता है, बिहाइंड का मतलब होता है क्या, अगर आपसे कोई ये पूछता तो जान लीजिएगा बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। जैसे ही सिट्स बिहाइंड मी का मतलब वो मेरे पीछे बैठता है, ठीक है, जस्ट पीछे बैठता है। बैठना का मतलब जैसे देखिए, एक तो विराम अवस्था पता चल रहा है, चूँकि बैठ रहा है तो विराम की अवस्था या फिर अवस्था बताने के लिए होता है, लेकिन कहाँ, मेरे पीछे बैठता है। ही सिट्स बिहाइंड का मतलब होता है पीछे बैठना, ठीक है। चलिए, एक बिसाइड्स होता है दोस्तों, बिहाइंड के साथ साथ एक बिसाइड्स होता है। बिसाइड का मतलब क्या होता है, तो बिसाइड्स का मतलब होता है बगल में, ठीक है। जैसे ही सिट्स बिसाइड मी, मतलब वो मेरे बगल में बैठता है, ठीक है। बिसाइड्स मैं बोल रहा हूँ, बिसाइड्स का मतलब BESIDES, बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब जैसे मैं बोलूँ ही सिट्स बिसाइड मी, मतलब वो मेरे बगल में बैठता है, ठीक है। बात समझ में आ रही। बिसाइड और बिसाइड्स में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो बिसाइड का मतलब होता है कि भाई मेरे बगल में बैठता है, और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है। जैसे ही सिट बिसाइड मी मैं बोलूँ, देखिए दो चीज़ हैं, ठीक है। बिसाइड में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स, याद रखिएगा, बिसाइड्स, SIDES, इसी में S लग जाएगा, ठीक है। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जैसे ही सिट बिसाइड मी, ठीक है, मैं बोलूँ ही सिट, ठीक है, बिसाइड में, मतलब वो मेरे बगल में बैठता है। बिसाइड्स में हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ही सिट बिसाइड मी, तो ये हो जाएगा मेरे बगल में बैठता है। और बिसाइड्स का प्रयोग कब करेंगे, तो बिसाइड्स का प्रयोग होता है कि मेरे अलावा भी, मतलब मेरे अतिरिक्त। जैसे मैं अगर कहूँ कि ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, मतलब उसके पास, ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, उसके पास मोटरसाइकिल के अलावा एक कार भी है, ठीक है। ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, तो बिसाइड्स का प्रयोग अलावा या फिर अतिरिक्त के रूप में होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए ऐसे, चलिए आगे वैसे आएगा तो बता दिया जाएगा अच्छे से, ठीक है। ऐसे यूज़ ऑफ बाई का मतलब होता है द्वारा या फिर से का प्रयोग जब होता है तो द्वारा या फिर से के रूप में होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ बाई का प्रयोग कार्य करने वाले के पूर्व होता है। जैसे कोई जो इंसान है, मतलब कौन कार्य का डूअर है, कर्ता कौन है, कर्ता से पहले होता है। जैसे ही इज टॉट बाई यू, वो तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, फिर तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो कर्ता कौन है, वो तुम हो, ठीक है। तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी कि तुम कर्ता से जस्ट पहले जो मतलब आता है क्या, बाई आता है, ठीक है। तो कर्ता को दर्शाने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम के भी, मतलब किसी निश्चित टाइम को भी दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे ट्रेन विल अराइव हियर बाई 5 PM, ठीक है। तो निश्चित समय है कि भाई 5 बजे आ जाएगी, 5 बजे तक ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो वही मतलब द ट्रेन विल अराइव हियर बाई 5 PM, 5 बजे तक ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद साधन के पूर्व भी होता है। जैसे ही गोज टू हिज ऑफिस बाई कार, मतलब वह, उसका साधन है क्या, कार से जाता है, तो भाई उसके भी पहले, कार से पहले भी बाई कार, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी बाई का प्रयोग होता है। ऐसे ही जो है नाप तौल के पैमाने में भी होता है कि मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर, मतलब मिल्क जो है लीटर के पैमाने से बिकता है, या फिर जो आपका दूध है वो लीटर के हिसाब से या फिर पैमाने से बिकता है, बाई द लीटर, ऐसे कुछ। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका कहने का मतलब था। बाई का भी कई सारे प्रयोग हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसका यूजेज ऑफ बिटवीन एंड अमंग और बिटवीन का क्या यूज़ है। बिटवीन का मतलब होता है किसी चीज़ के बीच में, ठीक है। जैसे द एप्पल वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में एप्पल यानी कि जो सेव है उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ रही है। तो बिटवीन का मतलब होता है किसी चीज़ के बीच में, और अमंग का मतलब होता है जब 2 से अधिक लोग हों,
जैसे द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रेन, ठीक है, जितने मतलब चिल्ड्रेन का मतलब बहुत सारे लोग बच्चे हैं, उनके उनमें क्या किया गया, जो स्वीट्स यानी कि जो मिठाइयाँ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रेन, मतलब मिठाइयों को बच्चों में क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो बच्चे 2 या फिर 3 तो होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा जब होते हैं तो उसको हम अमंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। AMONG, OUNG नहीं होता, AMONG होता है, अमंग, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। तो अमंग का मतलब जब 2 से ज़्यादा के रूप में जब प्रयोग होता है, और एक होता है अमंगस्ट भी होता है, ठीक है। अमंगस्ट का प्रयोग कब होता है, ठीक है। तो अमंग और अमंगस्ट लगभग आप कह सकते हैं, ठीक है, सेम ही होता है लगभग, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जैसे अमंग और अमंगस्ट जो दोनों का जो प्रयोग है वो 2 या फिर 2 से अधिक, मतलब 2 से अधिक के संदर्भ में होता है, 2 ही नहीं 2 से अधिक के संदर्भ में होता है जब समूह का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर इनके बाद अगर द आ जाता है वाक्य में, याद रखिएगा कि जब द मतलब इनके बाद अगर द आता है तो अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग मतलब किया जाता है। जैसे कि द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, द स्वीट्स से ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग या फिर अमंग्स द पुअर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देखें अगर, ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द चिल्ड्रन, अमंग्स द चिल्ड्रन भी कह सकते थे, और अमंग द चिल्ड्रन मतलब AMONG, ठीक है, ST भी लगा सकते थे, अमंगस्ट भी कह सकते थे और अमंग भी कह सकते थे। लेकिन अगर द नहीं होता तो केवल और केवल अमंग कहते हैं, ठीक है, अमंग चिल्ड्रन। बात समझ में आ रही है, लेकिन ये कहना अच्छा नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा वाक्य होता है जिसमें द नहीं होता तो अमंग ही लगता। चलिए, उसका बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो यहीं पे लिखा हुआ है, उसको आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। सिंस और फॉर में क्या अंतर है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको पहले बता दिया है, सिंस का प्रयोग किसी टाइम को एकदम एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए होता है। जैसे 2 अक्टूबर 10 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 1990 में, 1992 में, जब एकदम नंबर पता हो तो उसको हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब नंबर नहीं पता हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ही इज स्टडिंग फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं है कि कितने बजे से पढ़ रहा है, 1 घंटे से पढ़ रहा है। हो सकता है 2 बजे से को बोला जा रहा हो तो 1 घंटा मतलब 1 बजे, हो सकता है कि 12 बजे ये वाक्य बोला जा रहा हो तो 11 बजे से पढ़ रहा है, मतलब फिक्स नहीं है, कभी भी 1 बजे से, तो फॉर का प्रयोग करते हैं जब फिक्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद टिल का प्रयोग, ठीक है, टिल का प्रयोग कब करते हैं, तो टिल का प्रयोग तक के लिए करते हैं। जैसे सी विल वेट टिल यू रिटर्न, मतलब वो तब तक वेट करेगी, कब तक वेट करेगी, तब तक करेगी जब तक तुम आ नहीं जाते हो। सी विल वेट टिल यू रिटर्न, मतलब जब तक तुम आ नहीं जाते हो तब तक वो वेट करेगी, ठीक है। तो सी विल वेट टिल यू रिटर्न, जब तक तुम आ नहीं जाते हो तब तक वो वेट करेगी। टिल का प्रयोग तक के लिए करते हैं, ठीक है। ऑफ का प्रयोग, ऑफ का मतलब का, की, के ऐसे कुछ के रूप में होता है। और एक और ऑफ होता है OFF, OFF का मतलब किसी चीज़ से कटना, ठीक है, दूर होना, अलग होना। जैसे कट ऑफ होता है, कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, कट ऑफ का मतलब ऑफ होता है, OFF होता है कट ऑफ में, OF नहीं होता है, ठीक है। कट ऑफ होता है ना, मतलब किसी चीज़ से कट जाना, अलग हो जाना, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स होता है, भाई उतने लोगों को काट करके अलग कर दिया गया, ठीक है। तो कट ऑफ OFF होता है, ठीक है। चलिए, आउट ऑफ अगर होगा तो आउट OF होता है, मतलब उनमें से, कई सारे लोग में से, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। ऑफ का प्रयोग नाउन के बीच में संबंध बताने के लिए होता है। जैसे देयर, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर टेस्ट ऑफ हनी इज स्वीट, द टेस्ट होगा, ये देयर नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा द टेस्ट ऑफ हनी इज स्वीट, द टेस्ट ऑफ हनी इज स्वीट, मतलब जो हनी है यानी कि जो शहद है उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, यानी कि मीठा होता है, ठीक है। तो संबंध दर्शाने के लिए ऑफ, किसका, हनी का संबंध, किसके, मतलब टेस्ट और हनी के बीच में, मतलब टेस्ट ऑफ हनी इज स्वीट, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि नाउन के बीच में संबंध बताने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, ही केम आउट ऑफ द वाटर, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अलग अलग लिखा हुआ है। ज़्यादा जो है इस पर फोकस नहीं करते हैं, ज़्यादा आगे चलते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी इसको पढ़ रखे हैं, ठीक है। दो का प्रयोग कब किया जाता है, THROUGH, ठीक है। दो का मतलब होता है किसी चीज़ में से हो करके जब कोई निकल जाता है, ठीक है। दिस रोड लीड्स थ्रू द सिटी, थ्रो का है, ये दो नहीं है, थ्रो है, THROUGH थ्रो कहते हैं, और एक दो होता है, ठीक है। ऑल दो
ये सब अलग होता है और एक थ्रो होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है द रोड लीड्स थ्रू द सिटी, मतलब रोड जो है वो सिटी से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो थ्रो का मतलब से होकर जब कोई चीज़ जाती आती है तो क्या होता है, थ्रो का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लगभग आपके कुछ क्या थे, आपके कुछ प्रीपोजिशंस थे जिसको आपने देखे और इनका यूजेस आपने देखा। अक्सर करके आपके जो है फिल इन द ब्लैंक्स में एक आध नंबर के क्वेश्चन में ये आपका पूछ दिया जाता है, तो आप हमें लगता है कि इसको अगर आप एक दो बार देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो आसानी के साथ आप कर लेंगे, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा एक दो बार और आप देख लेंगे वीडियोस को, ठीक है, तो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी कंजक्शन, और कंजक्शन को हम जल्दी से पढ़ने वाले हैं। चलिए, टेंस यानी कि आप दोस्तों जानते हैं कि टेंस को आप अगर कहा जाए कि क्या कहते हैं, तो टेंस को आप हिंदी में कहते हैं काल कहते हैं, ठीक है। काल अलग होता है और समय अलग होता है, इसको बिल्कुल भी समय से ना रिलेट करें, समय अलग चीज़ है और काल अलग चीज़ है। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे नहीं समय और काल एक ही होता है, लेकिन दोस्तों अलग अलग होता है। ये आप मान लीजिए कभी जो है जब मुझे मतलब डिटेल में कभी पढ़ा रहे होंगे लाइव में तो आपको बता देंगे अच्छे से। अभी बस इतना जान लीजिए, देखिए समय जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो हमेशा जो टाइम जो आपका चलता रहता है, जो घड़ी चलती रहती है, ठीक है। समय एक आपका कंटिन्यूस प्रोसेस जो कभी नहीं रुकता है। और काल जो होता है वो काल एक आप कह सकते हैं कि आपके ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो काल अलग चीज़ है और समय अलग चीज़ है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि कई सारे सेंटेंस में आपसे ऐसा बोल सकता हूँ जिनका जो समय होगा, ठीक है, समय के हिसाब से वो क्या होंगे, समय के हिसाब से वो फ्यूचर के लगेंगे आपको, ठीक है। समय उनका फ्यूचर में होगा, परंतु वो उनका जो काल होगा यानी कि जो उन पर नियम लगेगा, जो जिस प्रकार से हम उसका जो कन्वर्जन करेंगे या फिर हम जिस प्रकार से उसको लिखेंगे वो हम लिख रहे होंगे किस टेंस में, फ्यूचर प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लगेगा कि वो फ्यूचर टेंस में है, मतलब आने वाले समय में है, परंतु उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह लिख रहे होंगे। जैसे मैं अगर ये आपसे कहूँ कि वह कल आएगी, ठीक है, वह कल आएगी, मैं ऐसा कुछ कहता हूँ, ठीक है। या फिर मैं ये कह दूँ कि वह कल 10 बजे आएगी, या फिर ऐसा कुछ कह देता हूँ, ठीक है। या फिर मैंने बस ये कहा कि वह कल आएगी, या फिर वह कल आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि वह कल आ रही है, वह कल आएगी नहीं, वह कल आ रही है, मैं ये कहता हूँ, ठीक है। अब इसको मान लीजिए मुझे कन्वर्ट करना होता है कि वह कल आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखिए वह कल आ रही है, इसका समय अगर देखा जाए तो कल आ रही है, ठीक है। वह कल आ रही है यानी कि कल आ रही है, अगर कल आ रही है तो इसका मतलब कि फ्यूचर है, फ्यूचर घटना है, ठीक है। आने वाले समय में आएगी तो फ्यूचर लगता है, परंतु इसका जो कन्वर्जन होता है, जो उस पर काल, जो इस पर नियम लगता है, वो किसका लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का लगता है। कि क्या बोलेंगे, सी इज़ कमिंग टुमारो, वह कल आ रही हो, तो हम क्या बोलेंगे, सी इज़ कमिंग टुमारो। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि टेंस जो होता है उसमें ये चीज़ें जो है टेंस और समय में बहुत ही फ़र्क है। टाइम एंड टेंस अलग अलग चीज़ें होती हैं। टाइम जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और टेंस जो है एक आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, तो हम ज़्यादा चीज़ों को ऊपर नहीं बात करेंगे, बेसिकली जो आपके जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे वहीं से बात करेंगे, ठीक है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि टेंस में जो है आपके बेसिकली तीन टाइप के आपके तीन या फिर 4 टाइप के आपके टेंस होते हैं, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग सब टाइप्स होता है। तो कुल मिला करके लगभग आपके 12 टाइप के ये हो जाते हैं, 4 तिरिक 12 लगभग हो जाते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक आपका बेसिकली अगर टेंस कहा जाए तो 3 ही होता है। कौन कौन सा, एक होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट का मतलब आप समझ सकते हैं जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल, ठीक है। और पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, भूतकाल। और एक होता है भविष्य काल जिसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। बेसिकली 3 ही होता है, लेकिन इसके कुछ सब टाइप्स भी हो जाते हैं, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कुछ सब टाइप्स, जैसे 4 इसके सब टाइप्स हैं कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर ऐसे कुछ करके आपके, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे करके मतलब परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस और एक सिंपल प्रेजेंट, कुल मिला करके ऐसे करके इसके कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, 3 चौको 12 हो जाते हैं। बेसिकली अगर आपसे पूछेगा कि टेंस के प्रकार कितने हैं तो आप क्या कहेंगे, 3 ही प्रकार हैं। कौन कौन से, आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात की आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी दोस्तों कभी भी अगर मान के चलिए आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, ट्रांसलेशन का पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके वाक्य में कुछ ऐसा सेंस आता है कि जिसमें ता है, ती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ठीक है, ते हैं, ता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ आता हो। जैसे कि राम घर जाता है तो क्या लग रहा है, जाता है, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ कह सकते हैं, मतलब जो भी कहा जाए, ठीक है, वे आते हैं, वे हमारे घर आते हैं, या फिर ऐसा कुछ मतलब बोलना है, वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ता है, ते हैं, ती हैं, ऐसा कुछ आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है।
और इसका कन्वर्जन कैसे होता है, तो दो चीज़ें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। दो चीज़ें क्या क्या हैं, एक है आपका कि कह सकते हैं हम कि एक होता है आपका प्लूरल और एक होता है सिंगुलर। सिंगुलर और प्लूरल आप जानते ही होंगे। सिंगुलर मतलब एक वचन और एक होता है बहुवचन। तो जो एक वचन का जो आपका कन्वर्जन होता है, जैसे मैं कहूँ कि राम घर जाता है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि राम घर जाता है, तो राम क्या है, राम जो है एक वचन है कि बहुवचन है, राम एक वचन है ना। अब जब राम घर जाता है एक वचन है, तो इसमें क्या होता है, एक वचन के साथ आप देख सकते हैं एस या फिर ई एस का प्रयोग होता है, एस या फिर ई एस का प्रयोग होता है। क्लियर। चलिए, तो कैसे आप बोलेंगे कि राम घर जाता है को क्या बोलेंगे, राम घर जाता है मतलब गोज़ टू वेयर, होम, राम गोज़ टू होम, ठीक है, राम घर जाता है क्या हो जाएगा, राम गोज़ टू होम। क्लियर। चलिए, राम घर जाता है तो राम गोज़ टू होम। अगर मान के चलिए यही प्लूरल होता है, जैसे आई होता है, ठीक है, आई आप जानते हैं आई के साथ प्लूरल का रूल लगता है। जैसे मैं बोलता कि मैं घर जाता हूँ या फिर मैं इस विद्यालय जाता हूँ, तो मैं क्या बोलता, आई गो टू स्कूल, ठीक है, गोज नहीं होगा, क्योंकि आई भी मतलब देखिए आई तो हालांकि सिंगुलर है, लेकिन एक बात ध्यान दे लीजिएगा कि आई के साथ, आई और वी के साथ, डब्ल्यू ई वी और आई, इन दोनों के साथ हमेशा जो है प्लूरल बर्ताव किया जाता है। आई और वी के साथ हमेशा प्लूरल की तरह बर्ताव किया जाता है। ये हमेशा जो है वो क्या होते हैं, बहुवचन में ये होते हैं, ठीक है। तो इसके प्लूरल के साथ, प्लूरल के तरीके से बर्ताव किया जाता है, तो इसके साथ जो है कभी भी क्या एस और ई एस नहीं लगता है, ठीक है, प्लूरल में एस और ई एस नहीं लगेगा। क्लियर। चलिए, यहाँ पे एक टेबल भी है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंपल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी गोज़ टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जाती है, ठीक है। तो जब भी ता है, ती है, ये सब आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, और इसमें हो जाएगा क्या, आप कह सकते हैं कि भाई वह घर जाती है, राम आता है, हम जाते हैं, मैं जाता हूँ, ऐसा कुछ कहने का मतलब है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब भी सिंगुलर होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, एस या फिर ई एस लगेगा, एस या फिर ई एस लगेगा, ठीक है। जैसे गो का क्या हो गया, गोज़ हो गया, ठीक है, गोज़ में ई एस लग गया तो गोज़ हो गया, गो मतलब जाना होता है, और इसके साथ ई एस या फिर एस लग जाएगा, ठीक है। अलग अलग सेंटेंसेस के साथ अलग अलग लगता है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब बात करते हैं इसी में, अब पास्ट की बात करते हैं कि भाई आपका पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट इसको कहते हैं, या फिर सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट में क्या होता है कि जब भी वाक्य के अंत में ऐसा कुछ आ जाए कि वह गया, खाया, पिया, खेला, टहला, मतलब वह विद्यालय गया, या फिर राम विद्यालय गया, या फिर ऐसा कुछ कहा जाए, ठीक है, कि वह स्कूल चली गई, या फिर वह विद्यालय चली गई नहीं, सॉरी, वह विद्यालय गई, ऐसा मैं कह रहा हूँ, चली गई तो दूसरा हो जाएगा। मैं अगर ये कहा कि वह विद्यालय गई, तो क्या हो जाएगा, सी वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गई मतलब सी वेंट टू स्कूल, ठीक है। राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका जो रूल होता है, रूल क्या होता है, सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन रूल होता है आप देख सकते हैं, कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिंपल सा आपका क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, जैसे गो का आप जानते हैं, गो वेंट गॉन होता है, ठीक है, ऐसा होता है ना, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट होता है। तो वर्ब का हमेशा ही जो इसके साथ सेकंड फॉर्म लगता है। जैसे मैं कहूँ कि राम स्कूल गया, तो राम वेंट टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद अगर कहा जाए कि उसने खाना खाया, ठीक है, उसने खाना खाया, तो उसने का हो जाएगा क्या, ही हो जाएगा, ठीक है। खाना खाया का क्या होगा, खाना का आप जानते हैं ना, फूड हो जाता है। और ईट आप मतलब खाने को जानते हैं क्या होता है, ईट होता है। जैसे खाने का मतलब जो क्रिया है उसको हम ईट कहते हैं, ठीक है। तो ईट का क्या होता है, ईट, एट ऐसे होता है ना, तो क्या बोलेंगे, ही एट द फूड, या फिर ही एट द फूड, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इसको हम सिंपल में कहेंगे या फिर अफर्मेटिव में कहेंगे तो क्या कहेंगे, सी वेंट टू स्कूल, ठीक है। और इसको निगेटिव में कहना होगा कि क्या बोलेंगे, निगेटिव में जब होगा तो डिड लग जाता है, सी डिड नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। अगर ये क्या है, सिंगुलर है, तो अगर प्लूरल होता तो डू हो जाता। जैसे मान के चलिए आई हमेशा प्लूरल होता है, तो आई के साथ क्या होगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल हो जाता, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल नहीं गया, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल हो जाता, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, समझ गए। चलिए, तो पास्ट में आपका क्या होता है, पास्ट में आपका क्या लग जाता है, डू या फिर डज, अगर डू या फिर डिड लग जाता है, कब, पास्ट के निगेटिव फॉर्म में, ठीक है। और ऐसे में सिंपल सा वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है। जैसे ऐसे होना चाहिए था, सी गो टू स्कूल होना चाहिए था, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म लग गया तो सी वेंट टू स्कूल हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद ऐसे ही फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, फ्यूचर में कुछ नहीं होता है। फ्यूचर में जैसे आप पहचानेंगे कैसे, अगर
आपको कुछ वाक्य में ऐसा कुछ आ जाता है कि मतलब कह सकते हैं कि वह जाएगी या फिर गई, ऐसे कुछ, या फिर जैसे राम स्कूल जाएगा या फिर वह स्कूल जाएगी, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ही विल गो टू स्कूल, या फिर सी विल गो टू स्कूल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सी विल गो टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जाएगी। ठीक है, राम स्कूल जाएगा, ऐसा कुछ है, मतलब अभी जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या लगेगा, कुछ नहीं लगता है, केवल और केवल विल या फिर सेल लग जाता है। आई के साथ आप जानते हैं कि सेल लगेगा, और बाकी के साथ क्या लगेगा, आई और वी के साथ सेल लगता है, और बाकी के साथ क्या लगता है आपका गो, मतलब जो है क्या लगता है, विल लगता है। तो विल गो या फिर सेल गो हो जाएगा, विल प्लस सेल और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसका रूल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट पहले, ये देखिए इसको आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस, अगर फ्यूचर में है तो विल और उसके साथ वर्ब लगेगा। जैसे सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, ही। ठीक है, फिर विल लग गया, ही विल। ठीक है, उसका वर्ब यानी कि गो, गो एक वर्ब है, क्रिया है, जाना, और ऑब्जेक्ट मतलब टू स्कूल, मैंने बोल दिया, यानी कि ही विल गो टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जाएगा या फिर वह विद्यालय जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, ऐसा कुछ है। ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, कि अभी हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप समझ सकते हैं ना, अभी कंटिन्यू है। जैसे नहीं होता है कभी कभार आप टीवी देखते हैं तो उसमें लिख देता है टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब अभी कोई चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, ठीक है, या फिर वह मतलब ऐसा कुछ हो। बात समझ में आ रही है? तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि अगर इसमें मैं बोलूँ कि सी इज़ गोइंग टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, वह स्कूल जा रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सी इज़ गोइंग टू स्कूल, तो इसका क्या हो जाएगा, वह स्कूल जा रही है। क्लियर? ऐसे ही अगर हम कहें कि इसमें प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, तो जा रही है, जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो, तो इसको हम कहते हैं क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और इसका जो आपका रूल है, वर्किंग रूल है, वो क्या होता है, इसमें क्या लगता है, इज़ एम आर। ठीक है, इज़ एम आर लगता है, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आप कह सकते हैं। इज़ एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ठीक है, इज़ किसके साथ लगेगा, आप जानते हैं कि सिंगुलर के साथ इज़ लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, आपका आर लगता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि चलिए, मैं अगर बोलता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं के साथ आई होगा। ठीक है, मैं का हो गया आई। ठीक है, और स्कूल जा रहा हूँ, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, मैंने अभी बताया है, तो क्या हो जाएगा, आई एम। ठीक है, रहा हूँ जब होगा तो गो के साथ क्या हो जाएगा, गो के साथ आईएनजी वर्ब होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसा बोलेगा। ठीक है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, कि आई एम गोइंग टू स्कूल। क्लियर? चलिए, अगर मैं उसी को कहता कि वह स्कूल जा रही है, तो क्या होता है, सी इज़ गोइंग टू स्कूल हो जाता। ठीक है, सी इज़ हो जाता, तब एम नहीं लगता, एम जो है केवल आई के साथ लगेगा। क्लियर? तो हो जाता सी इज़ गोइंग टू स्कूल। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं कहता कि वे स्कूल जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो क्या कहेंगे, तो बोलेंगे दे आर गोइंग टू स्कूल, मतलब वे स्कूल जा रहे हैं, वे सब स्कूल जा रहे हैं, ऐसा कुछ कहा जाए तो क्या हो जाएगा, दे ऑल आर गोइंग टू स्कूल, मतलब वे सब स्कूल जा रहे हैं या फिर वे सभी विद्यालय जा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए, तो प्लूरल में क्या लगता है, आर लगता है, और उसके साथ आईएनजी वर्ब लग जाता है। ठीक है, मतलब अभी कॉन्टिन्यूड है, मतलब वो जा रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपके? चलिए, अब इसी के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा कुछ होता है कि जैसे मान के चलिए कि कोई देख करके आया, ठीक है, और उसने बोला, जैसे मान के चलिए कि कोई इंसान है, वो देख करके आया और बोल दिया कि जैसे राम स्कूल जा रहा था। ठीक है, राम स्कूल जा रहा था, ऐसा जब कुछ वाक्य में आएगा तो क्या बोलेंगे, वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, मतलब जा रहा था, जब मैंने देखा था तो जा रहा था, अभी हमको पता नहीं है जा रहा होगा कि नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। ठीक, तो इसमें कैसे इसका वर्किंग रूल क्या होता है, इसमें वाज और वर लगता है। ठीक है, तो इसके साथ अगर कन्वर्जन होगा तो क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने जो वाक्य कहा कि राम स्कूल जा रहा था, राम स्कूल जा रहा था, तो इसका हम क्या बोलेंगे, ठीक है, राम स्कूल जा रहा था तो क्या बोलेंगे, राम वॉज, ठीक है, गोइंग टू स्कूल, ऐसा कुछ बोल देंगे। ठीक है, राम वॉज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा था। ठीक है, अगर इसी को बोलना होता है कि भाई मतलब इसी का निगेटिव वगैरह बताना होता है, जैसे राम वॉज गोइंग टू स्कूल का मान लीजिए मैंने कहा कि इसका निगेटिव बनाइए। ठीक है, राम वॉज गोइंग टू स्कूल का क्या बनाइए, निगेटिव बनाइए। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस बनाइए, गोइंग
टू स्कूल, इसका आप नेगेटिव सेंटेंस बनाइए तो वॉज की जगह क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा नॉट, राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब राम स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, इंटीग्रेटिव स्पीक करना होता तो वाज बाहर आ जाता, क्या हो जाएगा, वाज राम गोइंग टू स्कूल, मतलब क्या राम स्कूल जा रहा था। ठीक है, वाज राम, वाज बाहर निकल के आ जाएगा इंटीग्रेटिव जब बनाना होगा तो। ठीक है, वाज राम गोइंग टू स्कूल, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम कन्वर्जन इसका करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप कॉन्टिन्यूअस में आप क्या कहेंगे कि अगर प्रेजेंट या फिर परफेक्ट प्रेजेंट या फिर पास्ट है तो उसमें क्या होता है, इज, आर, एम, वॉज, वेयर और प्लस ING वर्ब लगता है। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी कॉन्टिन्यूअस में। चलिए अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में कैसे पहचानेंगे, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे कि आदमी को क्लियर नहीं है, ठीक है, सोच रहा है इंसान कि भाई वह स्कूल जा रहा होगा, शायद वह स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, तो अब इसका आप इतना टाइम तो है नहीं कि इसको हिंदी में भी मतलब बताया जाए कि हिंदी में क्या होता है। आप सभी जानते हैं कई सारे मतलब होते हैं ना कि जिसमें संदिग्ध होता है, ये होता है, वो होता है, तो इसमें हिंदी में बताने का तो फुर्सत है नहीं, चूँकि ये महामैराथन है तो इसमें जल्दी जल्दी चीज़ों को जो चीज़ें आती हैं वैसे ही डिस्कस करेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो जैसे कहा जाए कि जैसे राम स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, मैंने कहा कि राम स्कूल जा रहा होगा, तो इसके साथ जा रहा होगा, वे स्कूल जा रहा होगा या फिर जा रहे होंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है, होगा, होंगे, ऐसे कुछ मतलब जिसमें हम क्लियर ना हो कि भाई हो रहा होगा कि नहीं, वास्तव में हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियरिटी नहीं होती है, जा रहा होगा, रहे होंगे, ऐसे कुछ होता है। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे जब भी इसको ट्रांसलेट करना होगा। जैसे मैंने कहा कि राम स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, राम स्कूल जा रहा होगा तो क्या होगा, राम, ठीक है, रहा होगा है तो विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, विल बी गोइंग टू स्कूल, मतलब राम स्कूल जा रहा होगा। तो इसका जो वर्किंग रूल है दोस्तों आप देख सकते हैं क्या होता है, विल बी प्लस ING वर्ब लगता है। ठीक है, तो हो जाएगा राम विल बी गोइंग टू स्कूल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सी विल बी गोइंग टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जा रही होगी। ठीक है, इसी को जब इंग्लिश मतलब इसी को जब निगेटिव में किया तो क्या हो गया, नॉट लग गया विल के जगह, सी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ध्यान रखिएगा, सी विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, सी विल और बी के बीच में नॉट लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं विल और बी के बीच में नॉट लग रहा है, सी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल नहीं जा रही होगी। ठीक है, सी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। और इंटीग्रेटिव जब होगा तो विल क्या होगा, बाहर आ जाएगा, विल सी बी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रही होगी। ठीक है, विल सी बी गोइंग टू स्कूल, मतलब क्या वह स्कूल जा रही होगी, ऐसा कुछ। बात समझ में आ रही है। तो आप अगर इसका वर्किंग रूल क्या होता है समझ गए आप। ठीक है, क्या होता है, विल बी प्लस ING वर्ब। ठीक है, तो और अगर हिंदी में कहा जाए तो भाई रहा होगा, रहे होंगे, ऐसा कुछ बोला जाता है तो होता है। जैसे सी विल बी गोइंग टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जा रही होगी। ठीक है, सी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रही होगी, निगेटिव है उसी का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो भी सीख लिए। ऐसा आपके क्वेश्चन भी पूछता है कि भाई नेगेटिव बनाइए, इसमें नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, इसमें कीजिए, उसमें कीजिए, इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। ऐसे ही दोस्तों परफेक्ट होता है। परफेक्ट में क्या होता है, ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है जब चीज़ें पूरी हो चुकी हों, जैसे राम स्कूल जा चुका होगा, या फिर राम स्कूल जा चुका होगा, नहीं, राम स्कूल जा चुका है कहा जाए। ठीक है, होगा तो अलग हो जाएगा, मतलब वो फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने ये कहा कि भाई राम स्कूल जा चुका है, ठीक है, या फिर वह स्कूल जा चुकी है, ठीक है, वे किसी काम को कर चुके हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो कहने का मतलब कर चुका है, चुके हैं, मतलब प्रेजेंट में हो चुका है वो काम। ठीक है, मतलब पूर्ण हो चुका है। तो इसको हम क्या कहते हैं, चुका है, चुकी हैं। जब ऐसा हो गया कि राम स्कूल जा चुका है तो हम क्या कहेंगे, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो इसका जो वर्किंग रूल होता है दोस्तों वो क्या लगता है, हैज़ या फिर हैव लगता है। आई और वी के साथ क्या लगेगा, जैसे जो भी प्लूरल होगा, कहने का मतलब प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, और बाकी सब के साथ सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। ठीक है, तो और हैज़ के साथ प्लस थर्ड वर्ब भी लगता है, याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगता है और प्लस प्रेडिकेट लगता है। ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ कि राम स्कूल जा चुका है या फिर राम स्कूल जा चुका है तो इसका क्या होगा, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन हो जाता है, गो वेंट गॉन, आप जानते हैं ना, गो वेंट गॉन बोलते हैं, तो गॉन क्या होता है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, तो हो जाएगा राम हैज़ गॉन टू स्कूल, मतलब राम स्कूल जा चुका है। इसी का अगर हमको निगेटिव बनना होता तो क्या होता, तो ये हो जाता राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, मतलब राम स्कूल नहीं जा चुका है।
ठीक है। तो राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा चुका है। ऐसे ही अगर कहा जाए कि जैसे हैज़ राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका है, कोई किसी से पूछ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या राम स्कूल जा चुका है, ऐसे ही। और बाकी कुछ क्वेश्चन टैग होता है वो तो आपको जानना नहीं है, अच्छा ठीक है, आपके सिलेबस में बस इतना ही है, ठीक। तो आप देख सकते हैं इसका जो आपका वर्किंग रूल होगा वो क्या होता है, हैज़ हैव, ठीक है, जैसे सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लग जाएगा। जैसे कई सारे लोगों की बात किया जाए कि वे सारे स्कूल जा चुके हैं या फिर वे स्कूल जा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हैव गॉन टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जा चुके हैं, ठीक है। या फिर कहीं पे भी जाने का हुआ या फिर कोई भी काम करने का हुआ तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा और हैज़ या फिर हैव के साथ लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, ऐसे ही आप मतलब चुका है, चुकी हैं, ऐसा कुछ होगा तो मतलब परफेक्ट लगता है, ठीक है। अब पास्ट में क्या होगा, ठीक है भाई, इसमें चुका है प्रेजेंट में, चुका है मतलब प्रेजेंट में हो चुका है, तो पास्ट में क्या होगा कि पहले ही हो चुका था। जैसे राम स्कूल जा चुका था, जब किसी ने देखा उस टाइम जा चुका था, तो राम स्कूल जा चुका था। जैसे राम हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है, राम स्कूल जा चुका था, तो इसमें राम हैड गॉन टू स्कूल मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, राम हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। इसके साथ आई और बी का कोई वो नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही चीज़ यूज होता है, आई हैड गॉन टू स्कूल ऐसा भी होता है, ठीक है, मैं स्कूल जा चुका था, ठीक है, उस समय मैं, जैसे नहीं कोई कभी कहता है कि भाई उस समय कहाँ थे, तो क्या मैं स्कूल उस समय जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल दैट टाइम, ठीक है, ऐसा कुछ। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये आपका होता है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस था। ऐसे ही अगर कहा जाए कि आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होगा, तो जैसे राम स्कूल जा चुका होगा या फिर चुकी होगी। देखिए ये चुका है, ठीक है, ये वाला जो है चुका है, ये होगा चुका था, और ये होगा चुका होगा, मतलब जा चुका होगा, मतलब कोई क्लियरिटी इसमें भी नहीं झलक रही है, ठीक है। राम स्कूल जा चुका होगा या फिर ऐसा कुछ, तो क्या हो जाएगा, राम विल हैव गॉन टू स्कूल, इसमें विल के साथ हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, विल या फिर शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, तो क्या हो जाएगा, राम विल हैव गॉन टू स्कूल, मतलब राम स्कूल जा चुका होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राम के जगह सी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सी विल हैव गॉन टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जा चुकी होगी, ठीक है। सी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुकी होगी। विल सी हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुकी होगी। या फिर तीसरा है कि विल सी हैव गॉन नॉट गॉन टू स्कूल होगा, क्या वह स्कूल नहीं जा चुकी होगी, ऐसा कुछ, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने में। चलिए, उसके बाद होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपका कुछ ज़्यादा नहीं है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जैसे कि अगर कहा जाए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात किया जाए तो इसमें जो है आपका मतलब कुछ समय वगैरह की बोध होता है, ठीक है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जब बात किया जाता है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं कि तो दोस्तों इसमें बेसिकली होता क्या है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय का बोध होता है, जैसे कुछ लंबे समय से हो रहा हो काम, ठीक है, जैसे लंबे समय से वो स्कूल जा रही है, जैसे सी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, मतलब वो मतलब कहने का मतलब भाई वो मतलब समय के लंबे समय के साथ वो जा रही है। तो इसमें बेसिकली जो है दोस्तों एक चीज़ का और प्रयोग होता है, वो आप जान लीजिएगा कि सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिंस और फॉर का भी प्रयोग होता है। जैसे सिंस का प्रयोग कब होता है, ठीक है, जब कहने का मतलब जब टाइम एक दिया हुआ, मतलब एक टाइम जो है एग्जैक्ट टाइम आपको पता हो, जैसे 10 बजे, 10 साल पहले, 20 साल पहले, ठीक है। 10 साल पहले नहीं बोला जाए, 10 साल पहले तो आपको टाइम नहीं पता है, ठीक है, लेकिन जैसे जब एकदम टाइम आपको पता है, जैसे 10 बजे से स्कूल जा रही है, सी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 10 o'clock, मतलब 10 बजे से ही स्कूल जा रही है, ठीक है, अभी तक जा पाई या फिर नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ कहा जाए कि वो 10 बजे से ही जा रही है, नहीं कहा जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसको कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मैं कहूँ, ठीक है, कि जैसे मान के चलिए लिखा हुआ सी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जा रही, मतलब बहुत लंबे समय से जा रही, समय के साथ इसमें कुछ समय भी लगा रहता है कि 10 बजे से स्कूल जा रही है या फिर इतने देर से स्कूल जा रही है, ठीक है। तो इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। सिंस कब होता है, जब एकदम एग्जैक्ट टाइम हो, जैसे 10 बजे 1992 से, ठीक है, वो 1992 से स्कूल जा रही है, ठीक है, या फिर 1997 से स्कूल जा रही है, या फिर वो 1997 से पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस 1992 या फिर सिंस 1997 या फिर सिंस 1995, मतलब वो 1995 से पढ़ा रहा है,
ठीक है। तो लगातार होते कोई चीज़ चला आ रहा है और अभी भी हो रहा है वर्तमान में भी, तो उसमें क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। बात समझ में आ रही है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। बात समझ में आ गई? इसमें जो है टाइम का प्रयोग होता है। तो अगर एकदम एग्जैक्ट टाइम दिया हो, साल का दिया हो या फिर मंथ का दिया हो, जैसे 10 बजे 10 बजे 12 बजे 11 बजे ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, कोई साल का भी लिखा हो, जैसे 2001 2002 2003 ऐसे कुछ लिखा हुआ, साल का एकदम एग्जैक्ट लिखा हुआ, तब आपका सिंस का प्रयोग होगा। और अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलता, जैसे बोल दिया वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, ठीक है, या फिर वो 10 साल से पढ़ा रहा है, तो 10 साल पहले, कब से 10 साल पहले, आपको ये एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। अगर आपको ये बोल दिया कि 10 साल पहले, जैसे आज 2021 चल रहा है और बोल दिया कि 2011 से पढ़ा रहा है, तो ये एकदम एग्जैक्ट टाइम है कि 2011 एक एग्जैक्ट टाइम है। लेकिन जब कह दिया 10 साल पहले से पढ़ा रहा है, तो 10 साल पहले से कब 10 साल पहले से पढ़ा रहा है ये हमें नहीं पता है, तो उस समय पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ठीक है। तो अगर मैं बोलता कि भाई वो 10 साल पहले से पढ़ा रहा है, तो क्या बोलता है, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल से पढ़ा रहा है। बात समझ में आ रही है? और वहीं अगर मुझे पता होता है कि भाई 2011 से पढ़ा रहा है, तो ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2011, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है ये टाइम का 2 कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं। ठीक। अब इसी में जो है आपका इसका जो पास्ट होता है, पास्ट में आपका हैज़ की जगह हैड बीन लग जाता है। ठीक है। और बाकी का टाइम का वो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन जो है कन्वर्जन करने के लिए आता है, जैसे कि आपको चीज़ें दे देगा, आपसे दे देगा कि सी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है। इसको कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट टू परफेक्ट, या फिर ऐसे कुछ दे देगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कौन सा है, तो उसके लिए आपको ये वाला